Very good evening, friends. Today, let us discuss some of the case studies pertaining to this surfacing. So, let me share my screen with you. स्क्रीन पे क्यों नहीं आ रहा? लगता है कि ऐसा क्यों हो रहा है? मतलब या तो बहुत सारी फाइल्स खुली हुई है मेरे लैपटॉप पे. शो ऑल विंडोज. यस. I think I have to close some of the files. बहुत सारी फाइल्स खुली हुई हैं, उसीलिए शायद ऐसा हो रहा है. Just a minute. ये शेयर क्यों नहीं हो पा रहे? अब ये मेरी स्क्रीन नजर आ रही है आपको? नहीं नजर आ रही होगी लगता है. नहीं सर, नहीं सर. एक्चुअली बहुत सारी फाइल्स खुली हुई है, इसीलिए ऐसा लग रहा है. क्या है, 20-30 फाइलें खुली हुई है मेरे लैपटॉप में ना, इसीलिए वो शायद ऐसा हो रहा है. वो दिखाई नहीं रहा उस फाइल को. अब आ गई. हाँ, नाउ इट इज, है ना? नाउ इट इज विजिबल आई थिंक. ठीक है ना जी? जी सर. अब नजर आ रही होगी. चलिए शुरू करते हैं. इसमें जो है एक केस ये पढ़िए जरा एक बार. संजय सिंघल जी आप पढ़िए प्लीज. Case study on SurfACI, DRT, Arbitration and Conciliation and Limitation Act. Equipment, conductor and cables filed an application before arbitral council which was denied on the ground that same was barred by limitation. So ECCL कोई कंपनी है जिसने एक आर्बिट्रल काउंसिल में एप्लीकेशन फाइल की जो कि टाइम बाउंड थी. On appeal against the award of the arbitral council, ECCL appealed to Hyderabad High Court. However, no relief was granted to ECCL. Hyderabad High Court से उन्हें कोई relief नहीं मिली. ECCL thereafter filed an application under Section 9 of IBC after issuing a demand notice to Transmission Corporation of AP under Section 8. जो operational creditor है Section 9 उसके लिए application file की. Transmission Corporation specifically denied the claim on the ground that nothing was due to ECCL. Despite denial by Transmission Corporation, ECCL filed the application before NCLT, which rejected the application. On appeal to NCLT asked the Transmission Corporation to pay the amount to ECCL, otherwise CRP would be initiated against Transmission Corporation. This is the case. तो इसमें केस ये है ये जो इक्विपमेंट कंडक्टर जो ECCL है ये OC है. इसका कुछ डिस्प्यूट था पेमेंट का, तो ये आर्बिट्रेशन में चला गया.
तो आर्बिट्रेशन ने ये कहा कि भाई आपका जो सूट है दैट इज बार्ड बाय लिमिटेशन। फिर हाई कोर्ट में इसने अपील की आर्बिट्रल अवार्ड के केस में, उन्होंने भी जो है इसको कोई रिलीफ ग्रांट नहीं किया। अब इसने सेक्शन 8 का नोटिस दिया पार्टी को, जो कॉर्पोरेट डेटर था ट्रांसमिशन कॉर्पोरेशन ऑफ आंध्र प्रदेश, लेकिन वो ट्रांसमिशन कॉर्पोरेशन ऑफ आंध्र प्रदेश ने भी डिनाई कर दिया कि भैया कुछ नथिंग ड्यू है, कुछ है ही नहीं ड्यू, ठीक है। लेकिन डिनाइल के बावजूद भी उसने एप्लीकेशन फाइल कर दी, ठीक है। एनसीएलटी ने एप्लीकेशन रिजेक्ट कर दी। अब वो अपील में गया एनसीएलटी के पास। एनसीएलटी ने कहा भाई इसके पेमेंट कर दो, नहीं तो हम सीआईआरपी इनिशिएट कर देंगे आपके अगेंस्ट में। अब ये बंदा चला गया सुप्रीम कोर्ट में, जो कॉर्पोरेट डेटर था। तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा भाई देखो ऐसे है, ये तो एक किस्म से धमका रहे हैं उसको कि भाई आपके अगेंस्ट में हम सीआईआरपी शुरू कर देंगे, नहीं तो पेमेंट कर दो, ठीक है। जब आर्बिट्रल काउंसिल ने कह दिया कि टाइम बार्ड है, हाई कोर्ट ने भी कोई रिलीफ नहीं दिया, तो आप ऐसा तो नहीं कह सकते ना, आप उसको ये आर्म ट्विस्टिंग टैक्टिक्स तो नहीं हो सकती ना कि भाई आप इसको पेमेंट करो, नहीं तो हम जो है आपके अगेंस्ट में सीआईआरपी शुरू कर देंगे। तो कोर्ट ने ये कहा कि भाई आईबीसी जो है ये कोई रिकवरी फोरम नहीं है, ठीक है। और अगर कोई भी डिस्प्यूट एग्जिस्ट करता है तो भाई आपको कुछ नहीं मिलेगा। एनसीएलटी, सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा कि एनसीएलटी को ऐसा लगता है कि एपेलेंट को कुछ पैसे देने हैं रिस्पोंडेंट को, तो and for this reason a chance is given to the appellant to settle the claim of the respondent, otherwise order would be passed initiating CIRP। अब वो ये कह रहा है, जो ट्रांसमिशन कॉर्पोरेशन वाला, वो कह रहा है कि भाई अमाउंट कुछ पेबल ही नहीं है, और जो ऑर्डर है इससे क्या होता है, सीरियस प्रेजुडिस हो रहा है एपेलेंट को, मतलब ट्रांसमिशन कॉर्पोरेशन वाले को, क्योंकि वो कह रहा है भाई आपके अगेंस्ट में सीआईआरपी शुरू कर देंगे, ठीक है ना। Which is asked to settle the purported claim. In case of failing to comply with the order, appellant faces insolvency proceedings. तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा भाई एनसीएलटी ने उसकी एप्लीकेशन डिसमिस कर दी थी, और एनसीएलटी ने क्या किया, एनसीएलटी ने ये देखा था कि द केस वाज नॉट मेंटेनेबल एज द क्लेम्स व्हिच वर प्रेफर्ड बाय द रिस्पोंडेंट and on the basis of which respondent asserts that it has to receive monies are not tenable, and in any case these are not disputed claims। कोई dispute भी नहीं है, और उसमें ये देखा कि ये ड्यू ही नहीं है कुछ भी, ठीक है। तो एनसीएलटी ने क्या किया, सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि एनसीएलटी ने इस केस को मेरिट्स पर नहीं डिस्कस किया, और ये भी नहीं बताया कितना अमाउंट पेएबल है, ठीक है। और उन्होंने एक किस्म से विल्डेड थ्रेट दिया है, मतलब छुपा हुआ थ्रेट दिया है कि भैया आप सेटल कर लो, नहीं तो आपके अगेंस्ट में हम ऑर्डर पास कर देंगे ऑन मेरिट। देयर इज अ क्लियर मैसेज इन द अफोरसेड ऑर्डर डायरेक्टिंग द अपेलेंट टू पे द अमाउंट टू द रिस्पोंडेंट, फेलिंग व्हिच सीआईआरपी शैल बी इनिशिएटेड अगेंस्ट द अपेलेंट। तो इसमें एक्चुअली दो तरह के क्लेम थे। तो वो ये कहता है कि भाई कोई भी अवार्ड नहीं है, किसी भी कोर्ट का कोई ऑर्डर नहीं है रिगार्डिंग दीज इनवॉइसेस। जो आर्बिट्रल काउंसिल है उसने स्पेसिफिकली रिजेक्ट कर दिए हैं क्लेम्स कि भाई ये टाइम बार्ड है, ठीक है। अब ये देखो एप्लीकेशन के लिए गया कौन था, यही गया था बंदा, ईसीसीएल ही गया था आर्बिट्रल काउंसिल के बाद फॉर डिटर्मिनेशन ऑफ अमाउंट। हाउएवर दिस एप्लीकेशन वाज स्पेसिफिकली डिसमिस्ड बाय द आर्बिट्रल काउंसिल एज नॉट मेंटेनेबल। तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा भाई ये कोई रिकवरी मैकेनिज्म नहीं है, ये कोई रिकवरी फोरम नहीं है, एंड सुप्रीम कोर्ट हेल्ड दैट द अफोरसेड प्रिंसिपल स्क्वायरली अप्लाइज टू द प्रेजेंट केस एज सेट असाइड द इम्प्यूग्न्ड ऑर्डर पास्ड बाय द एनसीएलटी। तो बेसिकली ये है, अगर कोई टाइम बार्ड क्लेम्स है तो टाइम बार्ड क्लेम्स को एंटरटेन नहीं किया जा सकता, इसमें इशू ये था। और अगर कोई साइटेशन आपको चाहिए तो साइटेशन इसमें अगर आप
ट्रांसमिशन को आप नोट भी कर सकते हैं, सुप्रीम कोर्ट का केस है ट्रांसमिशन कॉर्पोरेशन ऑफ आंध्र प्रदेश वर्सेस इक्विपमेंट कंडक्टर्स एंड केबल्स, ये केस है। दूसरा केस देखते हैं। दूसरे में क्या हुआ, आप पढ़िए एक बार जरा। पढ़ रहा हूँ जी। KCPL got a tender for road construction which it subcontracted to VCPL. एक KCPL को एक टेंडर मिला जो उसने सब कॉन्ट्रैक्ट कर दिया VCPL को। Dispute arose as to payment and matter was referred to arbitration which settled the dispute in favor of VCPL. So दोनों के बीच पेमेंट को लेके कोई डिस्प्यूट हो गया which gone to arbitration and which was settled in favor of VCPL. The amount involved was ₹2 lakh. KCPL filed an appeal KCPL filed an appeal under section 34 of arbitration. While the appeal was pending, VCPL issued a notice to KCPL under section 8. मतलब KCPL ने 2 लाख रुपए देने थे VCPL को, क्योंकि VCPL के फेवर में डिसीजन आया था आर्बिट्रेशन का। सो उसने सेक्शन 34 में अपील फाइल करनी थी, वो पेंडिंग थी। उसी बीच में सेक्शन 34 में तो दूसरी पार्टी गई ना। हाँ, KCPL गई ना सेक्शन 34 में। जो मेन कॉन्ट्रैक्टर था, जो प्रिंसिपल कॉन्ट्रैक्टर था, प्रिंसिपल कॉन्ट्रैक्टर वाज KCPL, जिसने की सेक्शन 34 में अपील करनी थी। अपील वाज पेंडिंग, उसने की नहीं थी। वाइल ड्यूरिंग वो अपील करता, उससे पहले VCPL ने उसको IBC का नोटिस दे दिया सेक्शन 8 का। KCPL pointed out that a dispute exists and award is under appeal. So KCPL ने पॉइंट आउट किया कि भाई डिस्प्यूट एग्जिस्ट है, क्योंकि अभी अब उसके पास अपील का ऑप्शन है and yet to be adjudicated upon. VCPL has filed the copy of arbitral award as the basis for sending demand notice. तो उसमें क्या होता है कि जब सेक्शन 8 का नोटिस जाता है तो उसमें डॉक्यूमेंट लगाने पड़ते हैं तो भाई आपके पास क्या है, तो इन्होंने आर्बिट्रल अवार्ड की कॉपी लगाई। भाई आर्बिट्रल अवार्ड के हिसाब से हमें पैसे लेने हैं, 2 लाख रुपए लेने हैं हमारे को। So period for filing the appeal against the arbitral award is 90 days plus the discretionary period of 30 days, which is not yet over. So notice तक वो period over नहीं हुआ था and appeal भी file नहीं हुई थी। It means कि dispute was existing. dispute इसमें exist करता है, तो वो कहते हैं भाई ये वाला जो है अभी हुआ ही नहीं है, अभी ये फाइनल नहीं हुआ। लेकिन इसमें एक बात और है, उन्होंने ये भी कहा कि भाई मान लो ऐसा हो जाता है कि ये पीरियड ही ओवर हो जाता, ठीक है ना, अगर उसकी पीरियड वो अपील फाइल ना भी करता, लेकिन अगर उसका पीरियड ओवर हो जाता तो फिर डिस्प्यूट एग्जिस्ट नहीं करता था, ठीक है। दूसरी बात उन्होंने सुप्रीम कोर्ट ने क्या कही, सुप्रीम कोर्ट ने कहा भाई 2 लाख रुपए टोटल लेने, अब ये करोड़ों रुपए वाली कंपनी को 2 लाख रुपए के लिए IBC में डाल दें क्या, ठीक है। ये भी एक पॉइंट था इसमें। और तीसरा पॉइंट क्या था, उसमें ये भी कहा कि मान लो किसी कोई रॉन्ग कोर्ट में अगर अपील फाइल कर देता तो क्या होता, तो भी हम एडमिट कर लेते। मान लो भाई ये जो अपील फाइल करनी है वो ये है कि किसी रॉन्ग कोर्ट में कर देता, ठीक है ना, तो फिर उसमें क्या हो, जो बार ऑफ लिमिटेशन है ना वो चला जाता उस केस में। तो बेसिकली रिजल्ट क्या है, रिजल्ट यही है कि भाई अगर अपील फाइल चाहे ना भी की हो, लेकिन अगर अपील का टाइम ओवर नहीं हुआ तो फिर डिस्प्यूट एग्जिस्ट करता है। अगर अपील का टाइम ओवर हो गया तो डिस्प्यूट एग्जिस्ट नहीं करता। अगर अपील उसने रॉन्ग कोर्ट में फाइल कर दी हो तो भी एक टाइम को माना जा सकता है कि भाई डिस्प्यूट एग्जिस्ट नहीं करता। इसमें क्या कहा सुप्रीम कोर्ट ने, सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि वी मे हैसन टू ऐड दैट देयर मे आल्सो बी अदर केसेस वेयर अ सेक्शन 34 पिटीशन may have been instituted in the wrong court, as a result of which the petitioner may claim the application of section 14 of the Limitation Act to get over the bar of limitation laid down in section 34(3). In such cases also, it is obvious that the insolvency cannot be put into operation without an adjudication on the applicability of section 14 of the Limitation Act. तो basically इसमें ये कहा कि ये जो insolvency है, it is only applicable where real dispute exists as to the debt. We have no doubt in stating that the filing of section 34 petition against an arbitral award shows a pre-existing dispute. तो ये केस था के किशन वर्सेस विजय निर्माण कंपनी, सुप्रीम कोर्ट का केस है। आगे देखते हैं इसमें क्या आता है।
एक केस ये आता है कि अब आप ये बताइए, हमारे पास बैंकर भी बैठे हैं कि भाई क्या ये एग्रीकल्चरल लैंड पर चलता है सरफेसी? आता है क्या? सरफेसी में भी सवाल पूछ सकता है। No, sir. No, sir. No, sir. क्या? Sir, we No, cannot sir. go to surface sea. We cannot invoke surface sea for agricultural land, agriculture dues. नहीं नहीं नहीं, वी कैन, यही तो डिसीजन है। अच्छा, ये सुप्रीम कोर्ट का डिसीजन है। सुप्रीम कोर्ट क्या कहता है? सुप्रीम कोर्ट कहता है देखो भाई, सरफेसी जो है ना, सरफेसी कोई प्रॉपर्टी के लिए नहीं है, बेसिकली ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी के लिए नहीं है। सरफेसी किसके लिए है? इट इज फॉर रिकवरी बेसिकली। तो इट विल इक्वली अप्लाई टू एग्रीकल्चरल लैंड। ये मैं इसका आपको बताता हूं। ये है इंडियन बैंक वर्सेस के पापी रेड्डी आर, ये केस था। इसमें हुआ क्या कि डिवीजन बेंच थी मद्रास की, तो डिवीजन बेंच ऑफ मद्रास हाई कोर्ट हेल्ड दैट प्रोसीडिंग्स इनिशिएटेड बाय द अपेलेंट अंडर द सरफेसी एक्ट आर ए नलिटी। इन्होंने क्या कहा? इन्होंने कहा कि जो सरफेसी के प्रोविजंस हैं दे डू नॉट अप्लाई टू एग्रीकल्चरल लैंड। ठीक है। नाउ द मैटर वेंट टू सुप्रीम कोर्ट। इन कॉन्सिक्वेंस द हाई कोर्ट हैज हेल्ड दैट अ सिक्योरिटी इंटरेस्ट इन एग्रीकल्चरल लैंड कैन नॉट बी एनफोर्स्ड। तो क्वेश्चन क्या सुप्रीम कोर्ट के सामने था? सुप्रीम कोर्ट के सामने क्वेश्चन ये था कि whether the agricultural land is exempt from the provisions of surface act. तो सुप्रीम कोर्ट डिसाइडेड इन फेवर ऑफ द appellant बैंक। क्या कहा उन्होंने? उन्होंने कहा in the absence of a specific finding, the SC reversed the high court decision and held that properties in question is not considered as the agricultural land, therefore the provisions of surface act shall apply accordingly. क्या कहा उन्होंने? उन्होंने कहा कि भाई हाई कोर्ट का जो डिवीजन बेंच का ऑर्डर आया है उसका क्या बेसिस है? जो बेसिस ये है कि द प्रोविजंस ऑफ सरफेस एक्ट डज नॉट अप्लाई टू एग्रीकल्चरल लैंड। इन कॉन्सिक्वेंस द हाई कोर्ट हैज हेल्ड दैट अ सिक्योरिटी इंटरेस्ट इन एग्रीकल्चरल लैंड कैन नॉट बी एनफोर्स्ड। ठीक है। अब वो क्या कहते हैं? अब ये कहते हैं सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा? द स्टैट्यूटरी डिक्शनरी इन सेक्शन 2 डज नॉट कंटेन अ डेफिनेशन ऑफ द एक्सप्रेशन एग्रीकल्चरल लैंड। So whether a particular piece of land is agriculture or not is question of fact. ठीक है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा the division bench of Madras court has failed to adjudicate on the basic issue as to whether the land in respect of which the security interest was created was agricultural in nature. यूज ऑफ लैंड के ऊपर डिपेंड करता है सर। हाँ, the DRT rejected the objection of the debtor that the land was agricultural. In appeal, the DRT reversed the finding. ठीक है। DRT ने क्या कहा? डीआरटी ने तो ये कहा कि लैंड एग्रीकल्चरल है, लेकिन डीआरटी ने इसको रिवर्स कर दिया। अब वो कहता है कि भाई जो हाई कोर्ट की जजमेंट है, इट कंटेन्स नो डिस्कशन ऑफ द मटेरियल व्हिच वाज रिलाइड अपॉन द पार्टीज इन सपोर्ट ऑफ देयर रिस्पेक्टिव केसेस। द बैंक अर्जिंग दैट द लैंड वाज नॉट एग्रीकल्चरल व्हाइल द डेटर अर्ज्ड दैट इट वाज। ठीक है। बैंक कह रहा है एग्रीकल्चरल नहीं है, डेटर कह रहा है एग्रीकल्चरल। तो सुप्रीम कोर्ट ने क्या किया? इसमें ब्लू कोस्ट होटल्स लिमिटेड का केस दिया और ये कहा the question as to whether the land is agricultural has to be determined on the basis of, किस बेसिस पे आप डिटरमिन करोगे? सबसे पहला the totality of facts and circumstances including the nature and character of land. ठीक है। दूसरा the use to which it was put and the purpose and intent of the parties on the date on which the security interest was created. तो जिस डेट पर सिक्योरिटी इंटरेस्ट, भाई एज सिक्योरिटी तो आपने ऑफर किया है ना। ये क्वेश्चन क्यों आया? सरफेस एक्ट लगेगा या नहीं लगेगा? आपने एग्रीकल्चरल जब लोन लेते टाइम तो आप कह रहे हो सिक्योरिटी इंटरेस्ट में क्रिएट कर सकता हूं इसमें। आपने सिक्योरिटी इंटरेस्ट क्रिएट किया ना सरफेसी में। ठीक है। सर केस नेम बोले सर, इंडियन बैंक वर्सेस। हाँ, केस नेम इज इंडियन बैंक वर्सेस के पापी रेड्डी आर। सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट है। अच्छा, आगे देखते हैं। Whether a parcel of land is agricultural must be deduced as a matter of fact from the nature of the land. इसमें और केस भी बताऊंगा मैं आपको एग्रीकल्चरल लैंड सरफेसी के। The use to which it was being put on the date of the creation of the security interest and the purpose for which it was set apart. So the Supreme Court decided the case in favor of the bank, and in the absence of a specific finding, the Supreme Court reversed the High Court decision. तो इस केस में ये हुआ कि भाई आपको देखना पड़ेगा कि एग्रीकल्चरल है या नहीं है। इट विल डिपेंड अपॉन द
एक बात और भी है, एक और बात कहता है वो कहता है आप देखो टोटलिटी ऑफ फैक्ट्स एंड सर्कमस्टांसेस इंक्लूडिंग द नेचर एंड कैरेक्टर ऑफ लैंड एंड द यूज टू विच इट वाज पुट। भाई सिर्फ रेवेन्यू रिकॉर्ड्स में आपने, वो कहता है कि रेवेन्यू रिकॉर्ड्स में मान लो एग्रीकल्चरल है तो जरूरी नहीं है कि उस वही कंक्लूसिव प्रूफ है। द क्लासिफिकेशन ऑफ लैंड इन द रेवेन्यू रिकॉर्ड्स एज एग्रीकल्चरल इज नॉट dispositive or conclusive of the question whether the Surface Act does or does not apply। तो इसमें इस तरह से वो केस स्टडी बना के दे सकता है कि भाई रेवेन्यू रिकॉर्ड्स में भी एग्रीकल्चर है, ठीक है। इसमें जनरली सर क्या है कि कई बार क्या होता है कि जैसे पिछले 4-5 साल से उसको एग्रीकल्चर पर्पस के लिए यूज नहीं किया जा रहा था, खेती नहीं की जा रही थी, बल्कि मान लीजिए दुकान चलाई जा रही थी या कुछ और कोई कोचिंग क्लास लगवा दी किसी ने वहां पर अपनी, बिल्कुल या कोई कम्युनिटी हॉल टाइप का इस तरह से छोटा मोटा बनवा दिया। तो रेवेन्यू रिकॉर्ड में तो एग्रीकल्चर लैंड ही चल रहा था, लेकिन एक्चुअली यूज हो रहा था वो एग्रीकल्चर नहीं। बिल्कुल ठीक। हाँ जी, ये गुप्ता जी एक चीज बताइए, ये सरफेसी एक्ट जो है वो एग्रीकल्चर लैंड पे अप्लाई होता है कि नहीं होता है? एग्रीकल्चर लैंड पे सरफेसी एक्ट अप्लाई होता है कि नहीं? क्यों नहीं होता? प्रोविजन बिल्कुल होता है ना? हाँ बिल्कुल होता है। तो फिर यूज से मतलब क्या हुआ कि यूज की उसका यूज क्या हो रहा था कि एग्रीकल्चर था कि नहीं था? क्वेश्चन ये आया, question हाँ. point is whether the agricultural land is exempt from the provisions of the Surface Act। Actually, sir, I'll say one word here. Actually, the land, when we take a security, that agricultural land, sometimes they will convert to the commercial land or residential land by bifurcating that land through revenue authorities. Then subsequently bank might have given the loan, but meanwhile that conclusively that has not transferred to that has not converted to that residential or commercial, but yeah, that agriculture land। इसमें आप ऐसा करेगा, what you can do is you can go through the entire case। आप इसको गूगल कीजिएगा, इंडियन बैंक वर्सेस के पापी रेड्डीयार, सुप्रीम कोर्ट का केस है, तो यू कैन गो थ्रू द कंटेंट्स इन डिटेल एंड देन वी कैन डिस्कस इन द ग्रुप। अल्टीमेटली इसमें ये कहा कि भाई एक्चुअल यूज हैज टू बी सीन, ये नहीं कि सिर्फ रेवेन्यू रिकॉर्ड्स में एग्रीकल्चरल लैंड है तो उससे प्रूव नहीं होगा। जैसे त्रिलोक अरोड़ा जी ने राइटली पॉइंटेड आउट कि भाई एक्चुअल यूज के ऊपर डिपेंड करेगा। वहां पर आपने बैंकेट हॉल खोल रखा है, मैरिज हॉल खोल रखा है, तो एग्रीकल्चरल लैंड नहीं मानी जाएगी। अगर वो शो करे कि उसने यहाँ पर एग्रीकल्चर प्रोड्यूस कुछ किया था और उसको बेचा था, अगर उसके रिकॉर्ड सबमिट, तब तो वो एग्रीकल्चरल लैंड है। लेकिन अगर वो इसका कोई प्रूफ दे ही नहीं पाया और साफ देखने को पता चल रहा है कि वहाँ खेती हुई नहीं 4-5 साल से, ना तो उसने कोई फर्टिलाइजर खरीदे, ना उसने कभी सीड्स खरीदे वहां बोने के लिए, लेकिन उसका जो है दूसरे यूज वो करता रहा। जैसे मान लीजिए जैगरी, ये गुड़ वुड़ का कमर्शियल पर्पज प्रोडक्शन करता रहा, तो इसमें मतलब एग्जैक्टली एग्रीकल्चर यूज नहीं है, क्योंकि एग्जैक्टली अगर एग्रीकल्चर यूज हो रहा तो नहीं कर सकते सर्वे, तो नहीं कर, बिल्कुल यूज अब कुछ और हो रहा है बिल्कुल एग्रीकल्चर के अलावा, तो कर सकते हैं। बिल्कुल That is the totality of circumstances। yes। नेक्स्ट केस देखते हैं। नेक्स्ट इज कि इन दिस केस अपील अगेंस्ट ऑर्डर ऑफ एनसीएलटी वाज फाइल्ड आफ्टर डिले ऑफ मोर देन 6 months एंड नो एप्लीकेशन फॉर कंडोनेशन ऑफ डिले वाज फाइल्ड। तो इस केस में क्या होगा भाई? एनसीएलटी के ऑर्डर के अगेंस्ट में आपको टाइम मिलता है ना, कितना टाइम होता है? पहले तो ये बताइए कितना टाइम होता है? 30 days का टाइम होता है, ठीक है ना, और 15 days आपको एक्स्ट्रा मिलते हैं, यही होता है जी, है ना। 15 days की एक्सटेंशन मिल सकती है मैक्सिमम। अब आप 6 महीने बाद अपील फाइल कर रहे हो, तो 6 महीने बाद अगर अपील फाइल करोगे तो कहाँ से वो उसको एंटरटेन होगा? ये एंटरटेन होगी नहीं होगी, क्या होगा? और आपने कंडोनेशन ऑफ डिले भी फाइल नहीं किया। तो इस केस में हुआ क्या था? इस केस में ये था कि अपील वाज फाइल्ड बाय द अपीलेंट अगेंस्ट द जजमेंट डेटेड 15th March and it was filed on 22nd September 2017 after a delay of more than 6 months without any application for condonation of delay। So the question which came here, whether the application for condonation of delay is tenable in law or not। ठीक है, तो लीगल प्रिंसिपल्स क्या है? वो ये कहते हैं, सर ये शेषनाथ का केस तो नहीं है? ये केस है प्रोवेस इंटरनेशनल प्राइवेट लिमिटेड वर्सेस एक्शन इस्पात एंड पावर
प्राइवेट लिमिटेड, एनसीएलटी की जजमेंट है ये। तो इस केस में हुआ क्या, तो एनसीएलटी ने कहा कि appellant has not explained as to why what action the appellant had taken between 15th March। देखो ऐसा है, इसको 50 और ऑर्डर जो प्रोनाउंस होता है वो नॉर्मली क्या होता है, उसका एडवोकेट भी प्रेजेंट होता है उस केस में, ठीक है ना। और उसने कहा भाई 15 अप्रैल से आप 18 अगस्त तक कहां थे, क्योंकि इसने क्या किया, इसने कॉपी मांगी 18 अगस्त को, एंड द डे द एप्लीकेशन फॉर सर्टिफाइड कॉपी। जैसे हम लोगों ने देखा होगा सेल टैक्स वगैरह में हम क्या करते हैं, हमारे को पता चला 2 साल बाद भाई एक जजमेंट है, हम क्या करते हैं, डिपार्टमेंट में जाते हैं, एक एप्लीकेशन लगाते हैं, भैया हमें सर्टिफाइड कॉपी दो, हमें सर्टिफाइड कॉपी नहीं मिली, ठीक है ना। तो अब ये कह रहा है कि भाई आप 15 मार्च को जब ये कोर्ट का ऑर्डर प्रोनाउंस हुआ एनसीएलटी का, तो आपका वकील भी था, आपने ये पॉइंट भी रेज नहीं किया कि आपका वकील वहां पर नहीं था, ये भी है। वो कहता है इन द प्रेजेंट केस एज appellant had knowledge of the impugned order as on the date of pronouncement of the said order, it is not the case of the appellant that its lawyer has not informed of the order passed by the adjudicating authority। भाई आपका लॉयर भी वहां पर प्रेजेंट था, जब आपका लॉयर प्रेजेंट था तो यू आर प्रिज्यूम्ड टू हैव नॉलेज। फिर आप क्या कर रहे हो, 15 मार्च को ऑर्डर आया, आप 18 अगस्त को सर्टिफाइड कॉपी मांग रहे हो, 18 अगस्त के बाद में भी आप जो फाइल कर रहे हो वो कर रहे हो 22 सितंबर को, ठीक है। तो उस केस में कैसे आपको हम अलाउ कर दें। Appellant contends that the copy of the impugned order was not forwarded to the appellant। इसने ये कहा कि भाई मुझे कॉपी फॉरवर्ड नहीं की। भाई जब कोर्ट में अनाउंस हुई तो आपके लॉयर उस टाइम प्रेजेंट था, तो इसका मतलब आपको नॉलेज है। However, it is accepted that the impugned order was passed on 15th March in presence of the counsel of the appellant। तो ये इस जो जिसके अगेंस्ट में ऑर्डर पास हुआ उसका काउंसिल वहां पर अवेलेबल था, प्रेजेंट था, ये भी फैक्ट्स है। और उसने ये भी नहीं कहा कि भाई लॉयर ने मुझे कॉपी नहीं दी या मुझे बताया नहीं। रिस्पॉन्डेंट दूसरे पार्टी ने क्या कहा, जिसके अगेंस्ट में अपील करना चाह रहा था, उसने कहा कि जजमेंट भाई मिलॉर्ड 15 मार्च को हुई थी इन ओपन कोर्ट इन प्रेजेंस ऑफ लर्नेड काउंसिल फॉर द अपीलेंट। भाई जो दूसरी पार्टी है जिसको अपील करनी थी, जिसके अगेंस्ट में ऑर्डर हुआ है, उसका काउंसिल भी वहां पर अवेलेबल था, ठीक है। एंड इन स्पाइट ऑफ द सेम द appellant did not choose to apply for certified copy and application for certified copy was filed for the first time on 18th अगस्त। ऐसा नहीं कि भाई आप सर्टिफाइड कॉपी के लिए 6 महीने बाद अप्लाई करो और आपको वो पीरियड डिले कंडोन हो जाएगा। दैट इज आफ्टर 5 months which was prepared immediately। इन्होंने 18 अगस्त को कॉपी मांगी, 21 अगस्त को दे दी, है ना। और उसके बाद में फिर इन्होंने अपील फाइल की 22 सितंबर को। तो उस केस में ये अपील रिजेक्ट हो जाएगी, ये भैया ये आप जाओ आप घर पे। और केस देखते हैं, इसमें क्या हुआ, एक बार ये देखिए जरा, इस केस में क्या हुआ देखना सिंगल जी एक बार। संजय सिंगल जी पढ़िए जरा। चले गए क्या संजय सिंगल जी? अरे आप ही तो हमारा सहारा हो। मैं पढ़ देता हूँ सर। आप पढ़ो सर। हाँ जी। इसमें फर्स्ट पॉइंट है, ऑपरेशनल क्रेडिटर इशूड डिमांड नोटिस ऑन 13/6/2017, 13 जून 2017। Operational creditor filed application under section 9 on 13/9/2017. Third point, corporate debtor filed civil suit filed on 12/12/2017। ये एक फाइल हटा देता हूँ। 2007। हाँ अब ठीक है। हाँ जी। हाँ, filed suit on 12/12/2017। Fourth point, CD replied on affidavit that they have already paid through checks. However, the same was disputed by the OC, operational creditor, and he attached certificate from CA that the amount has not been paid. तो इस केस में क्या होगा अल्टीमेटली? भाई उसने बता दिया मैंने तो चेक से पेमेंट कर दिया, इसने सीए का सर्टिफिकेट लगा दिया कि अमाउंट हैज नॉट बीन पेड। बैंक सर्टिफिकेट इज रिक्वायर्ड सर, नॉट सीए सर्टिफिकेट। हाँ, तो इस केस में अल्टीमेटली एनक्लेट ने इसकी अपील रिजेक्ट कर दी थी कि भाई अमाउंट हैज ऑलरेडी बीन पेड। वो ये कहते हैं
what we find is that the respondent has disputed the debt as has been claimed by the appellant. According to them, they have already paid and satisfied the claim amount by making payment through checks. तो इनको पेमेंट हो चुकी है चेक के थ्रू. मारुति उद्योग का केस है ये. इसमें केस है जेपी इंजीनियर्स प्राइवेट लिमिटेड वर्सेस मारुति उद्योग लिमिटेड, एनसीएलटी का केस है. In the present case, the adjudicating authority, having noticed that the respondent has satisfied with the evidence that there is no default on the part of the respondent and the debt is not due. ठीक है, तो एनसीएलटी ने भी यही जजमेंट दी थी और एनसीएलटी ने भी सेम जजमेंट दी कि नथिंग इज ड्यू टू द पार्टी. ये देखिए जरा, ये एक इंपॉर्टेंट जजमेंट है. पढ़िए अरोड़ा जी, आप पढ़िए एक बार, ये तो आप ही की काम की चीज है. Yes, sir. A hotelier availed loan facility from a financial institution and mortgaged its hotel property as security interest. On default, after issuing demand notice under SURFACE, the financial institution took constructive or symbolic possession. After initiating recovery proceedings in DRT, the financial institution sold the property in public auction. Hotelier moved to High Court, which annulled the sale. तो इसमें केस क्या था? ये केस है आईटीसी लिमिटेड वर्सेस ब्लू कोस्ट होटल्स का. इसमें जो ब्लू कोस्ट होटल था, इसने क्या किया था? इसने लोन फैसिलिटी अवेल की थी आईएफसीआई से और जो अपनी होटल प्रॉपर्टी है इसको मॉर्टगेज कर दिया. अब पेमेंट इसने की नहीं. पेमेंट नहीं की तो जो आईएफसीआई था, आईएफसीआई ने क्या किया? नोटिस इशू किया और प्रॉपर्टी का पोजीशन ले लिया. प्रॉपर्टी मतलब सिंबॉलिक पोजीशन लिया. इसमें बात यह है कि सिंबॉलिक या कंस्ट्रक्टिव पोजीशन लिया. ऐसा लगता है कि होटल चलता रहा. कई बार होता ना, कोई कंस्ट्रक्टिव या सिंबॉलिक पोजीशन ले लेते हैं, भाई बंद क्यों करेंगे उसको. तो वो उन्होंने कंस्ट्रक्टिव और उधर जो डीआरटी में एप्लीकेशन लगा करके आईएफसीआई ने, और ये वहां से डीआरटी से ऑर्डर ले लिया और ऑर्डर लेकर के इसको पब्लिक ऑक्शन कर दी. पब्लिक ऑक्शन में आईटीसी ने खरीद लिया. आईटीसी ने पेमेंट भी कर दी सारे अमाउंट की. तो ये जो होटलियर था ये पहुंच गया हाई कोर्ट में कि जी इन्होंने फिजिकल पोजीशन तो लिया ही नहीं, इन्होंने तो सिर्फ कंस्ट्रक्टिव या सिंबॉलिक पोजीशन लिया. तो हाई कोर्ट ने क्या किया? हाई कोर्ट ने ये सेल को जो है वो एनल कर दिया. क्या कहा इन्होंने? इन्होंने कहा कि सिंस द क्रेडिटर हैड डिड नॉट हैव एक्चुअल पोजीशन ऑफ द सिक्योर्ड एसेट बट ओनली कंस्ट्रक्टिव और सिंबॉलिक पोजीशन, therefore the transfer of the secured asset by the creditor cannot be construed to be complete transfer as contemplated by section 8 of the Transfer of Property Act. अच्छा, इसमें एक और दो चार बातें और भी कही इन्होंने. ये बाद में अल्टीमेटली सुप्रीम कोर्ट में गया केस. तो हाई कोर्ट ने क्या कहा? हाई कोर्ट ने कहा भाई ऐसा लगता है कि जो बैंकर है और जो ऑक्शन परचेजर है आईटीसी, इनके बीच में आपस में कोल्यूजन है. ठीक है. According to the HC, since the measures were taken in breach of all laws, the inference of manipulation and collusion cannot be ruled out. We fail to see how such a finding of manipulation and collusion is sustainable on account of breach of law in the present case. उन्होंने कहा ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी हुई नहीं, इन्होंने एक्चुअल पोजीशन लिया ही नहीं आईएफसीआई ने. तो a risk of this kind taken up by an intending purchaser cannot lead to an inference of collusion. Mainly the finding is based on the fact that the sale is a collusion because the auction purchaser was aware that a dispute between the parties was pending and still went ahead. उन्होंने कहा भाई आईटीसी को तो मालूम था कि इन दोनों का आपस में डिस्प्यूट चल रहा है, फिर भी उन्होंने खरीद लिया. And they made a bid for the property. It is not unusual in the sale of immovable properties to come across difficulties in finding suitable buyers for the property. We find that the property was eventually sold on the fourth auction and all the auctions were duly advertised. However, what is overlooked is the fact that in the statement on behalf of the creditor only agreed to not confirm the sale till 3 p.m. Supreme Court ने क्या कहा? Supreme Court ने कहा कि there is no dispute that the property was actually purchased by ITC Limited in pursuance of a public. भाई ITC ने public auction में प्रॉपर्टी खरीदी है, जितना सेल कंसिडरेशन का अमाउंट था सारा जमा भी करवा दिया है. We have anxiously considered the undisputed facts of the case are that a loan was taken by the debtor. भाई इसने लोन लिया था होटलियर ने, इसने लोन की पेमेंट नहीं की. The debtor did not respond to a notice of demand. Notice of demand को भी रिस्पॉन्स नहीं दिया and made a representation which was not replied to in writing by the creditor. ठीक है. और वैसे भी अगर कोई रिप्रेजेंटेशन भी देता है सरफेसी में
तो जरूरी नहीं है कि उसको वो रिवर्ट करे या उसको माने ही, ठीक है। However, the creditor considered the proposals for repayment of the loan as contained in the representation in the course of negotiations, which continued for a considerable amount of time. भाई होटलियर ने कहा कि हमसे आप नेगोशिएशन कर लो, ठीक है। वो नेगोशिएशंस भी काफी लंबे टाइम तक चलती रही, बहुत सारी अपॉर्चुनिटी थी, several opportunities were in fact availed by the debtor for the repayment of the loan after the proceedings were initiated by the secured creditor. तो आईएफसी ने तो इनको बहुत मौका दिया पुराने वाले होटलियर को. The debtor failed to discharge its liabilities and eventually undertook that if the debtor fails to discharge the debt, the creditor would be entitled to take realize the secured assets. So in the absence of any finding as to what actually transpired, it is not possible for us to infer manipulation and collusion on this account. तो सुप्रीम कोर्ट ने आईटीसी की फेवर में डिसीजन दिया. It set aside the impugned judgment of the High Court and direct the debtor and its agents to hand over possession of the mortgage properties to the auction purchaser within a period of 6 months from the date of this judgment, along with the relevant accounts. ठीक है. और उन्होंने कहा कि debtor is not entitled for the discretionary equitable relief under Article 226 and 136 of the Constitution of India in the present case. इसमें क्या हुआ कि we cannot give, the lender cannot give benefit to the debtor whose conduct has been merely to seek time and not to repay the loan as promised on several occasions. भाई क्या हुआ, ये बार बार टाइम मांगता रहा, जिसने रिप्रेजेंटेशन में कहा मेरे को और टाइम दे दो, टाइम तो पैसे दिए नहीं. जब पैसे नहीं दिए तो वो जो आईएफसी है वो उसमें डीआरटी में चला गया. डीआरटी में रिकवरी वो अपना सिंबॉलिक पोजीशन लेकर के पब्लिक ऑक्शन करके सेल कर दिया. दूसरी पार्टी ने पेमेंट भी कर दी, आईटीसी ने सब कुछ. तो इन्होंने कहा कि ठीक है. तो बेसिकली क्वेश्चन क्या था इसमें कि फिजिकल पोजीशन नहीं लिया था उसने प्रॉपर्टी का, कंस्ट्रक्टिव और सिंबॉलिक पोजीशन लिया था. उसके बाद व्हाट इज सिंबॉलिक पोजीशन? सिंबॉलिक पोजीशन में ये मतलब होटल चल रहा है, होटल चल रहा है तो एक्चुअली तो उसके पोजीशन में नहीं आया ना. ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट वाला सेक्शन 8 की रिक्वायरमेंट तो फुलफिल नहीं हुई ना, ये बात है. बट दे डिप्यूट देयर ओन स्टाफ देयर. नहीं, वो जो भी है मतलब ऑन पेपर ही हुआ होगा, जो कुछ भी हुआ होगा, बाकी ऑन वैसे कुछ नहीं हुआ होगा ना. ऑन पेपर हो गया, उन्होंने रिकवरी सर्टिफिकेट इशू कर देते हैं ना. डीआरटी वाले क्या करते हैं, डीआरटी वाले जो है वो ये कह देते हैं भैया ठीक है आप इसको पब्लिक ऑक्शन कर दो, तभी तो उन्होंने पब्लिक ऑक्शन की होगी ना. आईएफसी ने पब्लिक ऑक्शन की उसमें. लेकिन क्या होता है कई बार ना, एक तो ये होता है भाई अपना ताला चाबी लगा दो वहां पर, भाई जो खाली पड़े होते हैं उसमें तो क्या करते हैं फैक्ट्री पे ताला लगा देते हैं. इसमें तो क्या होटल चल रहा है, तो आप देखो ना, ये प्रिज्यूम करो क्या सिचुएशन है. अरोड़ा जी ज्यादा बता पाएंगे. अरोड़ा जी, अरोड़ा जी, त्रिलोक अरोड़ा जी हैं क्या, चले गए? है तो सही. कई बार होता है थोड़ा इधर उधर के जाते हैं कोई. तो इसमें सिर्फ पॉइंट ये था, इसमें एक होते, इसमें तो कोई कोर्ट की डिग्री या कुछ तो चाहिए होगा ना फिजिकल पोजीशन के लिए. ऐसे कैसे किसी के यहाँ जाके ताला डाल देंगे? नहीं नहीं, ऐसा है ना, देखिए इसमें सारे पहले 13(2) का नोटिस देखो, डिमांड नोटिस दिया. डिमांड नोटिस के बाद में 13(4) का पोजीशन होता है सर्विसिंग में. पहले 13(2) में नोटिस जाता है, 13(2) में नोटिस के बाद 13(4) में पोजीशन होता है. पोजीशन के बाद में डीआरटी में केस फाइल होता है. डीआरटी में केस फाइल होके और उसने रिकवरी प्रोसीडिंग शुरू कर दी. उसके बाद पब्लिक ऑक्शन कर दी. ये इसने क्या किया था, 13(2) का जब नोटिस गया था तो उसका रिप्रेजेंटेशन दिया था. रिप्रेजेंटेशन उन्होंने कंसिडर नहीं किया, ना उसका रिप्लाई दिया. रिप्रेजेंटेशन में इसने लिखा जी मेरे को और टाइम दो, और टाइम दो. ऐसा तो हर कोई बोलता ही है और टाइम दो, लेकिन उस पर कोई एक्शन लेना कोई जरूरी नहीं है. सरफेसी ऐसा बोलता है कि भैया जब आपने 60 दिन का डिमांड नोटिस दे दिया उसके बाद में आप जाओ और उसकी पोजीशन ले लो. ये नहीं कि वो बोले और टाइम दे दो. इसमें तो टाइम दिया भी उन्होंने, लेकिन फिर भी उसने पेमेंट नहीं करी. ये है. तो सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा, इसने कह दिया जी कि वो और जो नया परचेजर है और जो बैंकर है वो आपस में मिले हुए हैं, आईटीसी और आईएफसीआई. तो उन्होंने कहा ऐसा कोई कोलिजन तो प्रूव नहीं होता. और उन्होंने पेमेंट भी कर दी है सारी, और सिर्फ ये है कि नेचुरली कंडीशंस तो फुलफिल नहीं हुई हैं जो ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट की, सिर्फ कंस्ट्रक्टिव या सिंबॉलिक डिलीवरी ली गई है. लेकिन अब बात ये भी फैक्ट है कि भाई इसने पेमेंट, इसने पैसे तो लिए थे, लोन तो लिया था, डिफॉल्ट भी हुआ, इसने पैसे भी नहीं दिए, बाद में भी सिर्फ रिप्रेजेंटेशन देता रहा, एश्योरेंस देता रहा, पैसे कभी भी नहीं दिए.
ये इसने बाद में क्या कहा कि भाई मेरे को इक्विटेबल रिलीफ दो अंडर आर्टिकल 226, तो उन्होंने कहा ऐसा कुछ इसमें परमिसिबल नहीं है। और आगे देखते हैं, और 2-4 केस में बताता हूं आपको। अब आगे मैं लिख नहीं पाया, इसमें मुझे टाइम नहीं मिला, लेकिन मैं आपसे डिस्कस करता हूं। एक केस इसमें आता है नीता केमिकल्स इंडिया प्राइवेट लिमिटेड वर्सेस स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। इस केस में क्या हुआ था? इस केस में हुआ यह था कि जो नीता केमिकल्स इंडिया प्राइवेट लिमिटेड थी, दे फाइल्ड एन एप्लीकेशन अंडर सेक्शन 10 ऑफ द आईबीसी। मतलब हमें मालूम है कि सेक्शन 10 की एप्लीकेशन आप फाइल कर सकते हो। तो ऑन नोटिस एंड हियरिंग द फाइनेंशियल क्रेडिटर, the adjudicating authority dismissed the application filed under section 10 on the ground of suppression of facts। कई बार क्या होता है कि जो कॉर्पोरेट डेटर है वो भी कुछ फैक्ट सप्रेस कर देता है जब अपनी एप्लीकेशन लगाता है। तो जो एसबीआई था, एसबीआई को सुना उन्होंने फाइनेंशियल क्रेडिटर को, और इसकी एप्लीकेशन जो कॉर्पोरेट डेटर ने खुद लगाई थी उसको रिजेक्ट कर दिया। इसको मैं स्टॉप शेयर कर देता हूँ वरना कंफ्यूजन रहेगा कि यहाँ से पढ़ रहे हैं क्या। ठीक है जी। तो अब हुआ क्या कि क्वेश्चन अरोज वेदर द ग्राउंड ऑफ सप्रेशन ऑफ फैक्ट्स इज टेनेबल इन लॉ फॉर रिजेक्शन ऑफ एप्लीकेशन अंडर सेक्शन 10। कि भाई अगर किसी आदमी ने कोई फैक्ट सप्रेस करते हुए कोई एप्लीकेशन लगाई है तो क्या ये ग्राउंड लिया जा सकता है फॉर रिजेक्शन ऑफ एप्लीकेशन अंडर सेक्शन 10? ठीक है। तो डिसीजन क्या हुआ? एनसीएलटी डिसाइडेड इन फेवर ऑफ द एपेलेंट, मतलब ये कंपनी के फेवर में डिसाइड किया। एनसीएलटी रिमांडेड द केस टू एनसीएलटी फॉर फ्रेश एडजुडिकेशन, मतलब एनसीएलटी ने सेक्शन 10 की एप्लीकेशन रिजेक्ट कर दी थी। और एनसीएलटी ने क्या कहा? एनसीएलटी ने कहा एनसीएलटी को ये केस रिमांड बैक कर दिया। क्या प्रिंसिपल इवॉल्व हुए इसमें? इसमें हुआ क्या था, ये जो नीता केमिकल्स थी इन्होंने एप्लीकेशन लगाई थी सेक्शन 10 में। ठीक है। फाइनेंशियल क्रेडिटर ने ये बोला, फाइनेंशियल क्रेडिटर ने बोला कि भाई ये इन्होंने कुछ फैक्ट्स छुपाए हैं अपनी एप्लीकेशन में, तो उस बेसिस पे एनसीएलटी ने इसको रिजेक्ट कर दिया। ठीक है। इट वाज सबमिटेड दैट द appellant has grossly understated the outstanding amount owed to the respondent in the form 6। ठीक है कि फॉर्म 6 में जो अमाउंट भरा है इन्होंने वो बहुत कम अमाउंट भरा, हमने तो बहुत ज्यादा लेने हैं, एसबीआई ने ऐसा बोला। ठीक है। while the appellant has admitted an amount of rupees 324 crores as on, भाई उन्होंने पहले 15 जून को एडमिट किए हुए हैं कि उन्होंने इसको एसबीआई को 324 करोड़ रुपए देने हैं, जबकि यहाँ जो एप्लीकेशन लगाती है, एप्लीकेशन के साथ में सेक्शन 10 में आपको मालूम ही होगा कि वो स्टेटमेंट ऑफ अकाउंट्स वगैरह भी लगानी पड़ती है। ठीक है ना, उसमें कम अमाउंट दिखाया है, इसमें ज्यादा अमाउंट दिखाया है, तो एसबीआई ने कहा भाई ये सप्रेशन ऑफ फैक्ट्स है। तो इनफैक्ट द appellant owed more than the admitted amount as far back as 13th, इन्होंने कहा जी 31 अक्टूबर को ज्यादा लेने थे जितने इन्होंने दिखाए हैं। when the demand notice was issued by the respondent, ठीक है, it was submitted that the outstanding liability amount had increased to 329 crore 71 lakh, 330 crore समझ लो, as evidence from the notice issued on 3rd August under section 32। कहना जी हमने जब 32 का नोटिस दिया था उसमें हमने 330 करोड़ रुपए लेने थे। ठीक है। 15 जून को इन्होंने खुद एडमिट किया है कि हमने 324 करोड़ रुपए देने हैं। अब ये जो एप्लीकेशन लगा रहे हैं सेक्शन 10 की उसमें कम अमाउंट दिखा रहे हैं, तो ये सप्रेशन ऑफ फैक्ट है। इस ग्राउंड पे इसकी एप्लीकेशन रिजेक्ट किया है। तो एनसीएलटी ने ऐसा मानते हुए सेक्शन 10 की एप्लीकेशन कंपनी की रिजेक्ट कर दी। ठीक है। The appellant has highlighted the fact related to SARFAESI proceeding। अब ये एनसीएलटी के सामने एनसीएलटी ने क्या बोला? एनसीएलटी ने बोला कि यहाँ पर जी उन्होंने जो SARFAESI एक्ट में जो प्रोसीडिंग चल रही है उसका हवाला देते हुए कहा कि जी नोटिस में इतना अमाउंट दिखाया था, बाद में उन्होंने इतना अमाउंट एडमिट किया। ठीक है। हमने कहा था 330 करोड़ लेने, इन्होंने 324 एडमिट किए। तो इट इज ऑल्सो स्टेटेड दैट द appellant has already filed a suit under section 19 of the RDB। ठीक है। चैलेंजिंग द सिक्योरिटाइजेशन प्रोसीडिंग्स इनिशिएटेड बाय द रिस्पोंडेंट। तो इन्होंने कहा कि भाई ये जो कंपनी है इन्होंने आरडीबी में अपने आप ही एप्लीकेशन लगा रखी है, ये जो बैंक की प्रोसीडिंग थी इसको चैलेंज करते हुए। तो हमें मालूम है कि जो भी सरफेसी की प्रोसीडिंग्स होती हैं वो डीआरटी में चलती है। ठीक है ना, सरफेसी वाले जितने भी एक्शन होते हैं और उसमें दोनों पार्टी एप्लीकेशन लगा सकती हैं। इस केस में क्या हुआ, कंपनी ने खुद एप्लीकेशन लगाई थी, बैंक ने नहीं एप्लीकेशन लगाई थी डीआरटी में, इन्होंने चैलेंज किया था
ठीक है, कि जो भी प्रोसीडिंग्स इन्होंने शुरू की है भाई 13(2) का नोटिस वगैरह जो भी था, या 13(4), the NCLT considered the following facts before passing the order. तो NCLT ने क्या कहा? NCLT ने कहा कि the principle as to when the application could be rejected by the adjudicating authority after taking into consideration the provisions of section 10. उसमें ये कहा कि it is not the case of the financial creditor that a winding up proceeding under the Companies Act or liquidation proceeding has been initiated against the corporate debtor. ठीक है, अब इन्होंने कहा कि भाई जो एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी है उसने कुछ एक्सट्रेनियस फैक्टर्स कंसिडर किए हैं which are unrelated to the resolution process, not required to be disclosed in terms of section 10 और फॉर्म 6. ठीक है भाई, उन्होंने कहा फॉर्म 6 की रिक्वायरमेंट तो कंपनी ने पूरी की है ना, या जो सेक्शन 10 की रिक्वायरमेंट है वो पूरी की है. We hold that the adjudicating authority erred in rejecting the application on the ground of suppression of facts. तो मतलब ये कि अगर कंपनी ने कहीं दूसरी जगह सरफेसी एक्ट में कोई डिफरेंट अमाउंट भी एडमिट किया हो और जब एप्लीकेशन लगाई उसमें डिफरेंट अमाउंट दिया हो, होता क्या है, तो उस केस में भी एप्लीकेशन रिजेक्ट नहीं की जा सकती. ठीक है, the adjudicating authority has also not held that the application has been filed by the corporate applicant fraudulently. भाई उसमें सेक्शन 10 में ग्राउंड क्या ले सकते हो आप? ये ले सकते हो कि एप्लीकेशन जो है वो फ्रॉडुलेंटली या विद मैलिशियस इंटेंट आपने लगाई है for any purpose other than for the resolution process or liquidation, or that the voluntary liquidation proceedings have been initiated with the intent to defraud any person. ठीक है, तो in the absence of any such grounds the impugned order cannot be upheld. So there is nothing on record to suggest that the corporate applicant has suppressed any fact or has not come with clean hands. तो ये NCLT ने they decided in favor of the company. ठीक है, तो बेसिकली बात ये है कि अगर कोई सप्रेशन ऑफ फैक्ट्स की बात भी कहता है इसमें, तो सप्रेशन ऑफ फैक्ट्स में क्या क्या चीज वो कहता है जी, आप सेक्शन 6 फॉर्म 6 की रिक्वायरमेंट पूरी करते हो, सेक्शन 10 में आपने फ्रॉडुलेंटली ये नई एप्लीकेशन लगाई है तो आपकी एप्लीकेशन एडमिट हो सकती है. ठीक है, सेक्शन 10 क्या कहता है? सेक्शन 10 कहता है डिफॉल्ट होना चाहिए और फ्रॉडुलेंट या विद मैलिशियस इंटेंट आपने एप्लीकेशन नहीं लगानी चाहिए. भाई सेक्शन 10 का मतलब वो कहता है खुद मेरी CIRP शुरू कर दो, यही तो कह रहा है. SBI क्या बोल रहा है? SBI बोल रहा है जी इन्होंने जितना अमाउंट एप्लीकेशन में दिखाया है उससे ज्यादा अमाउंट इन्होंने एडमिट किया हुआ है डिफरेंट स्टेजेस पर. ठीक है, तो वो कहते हैं ये कोई ग्राउंड नहीं है एप्लीकेशन रिजेक्ट करने का. और केस देखते हैं. अगला केस इसमें आता है जी मच्छर पॉलीमर प्राइवेट लिमिटेड वर्सेस सबरे हेलमेट्स प्राइवेट लिमिटेड. ये भी NCLT की जजमेंट है. इसमें क्या क्वेश्चन था? इसमें क्वेश्चन ये था कि जो एप्लीकेशन थी सेक्शन 9 की उसको रिजेक्ट कर दिया था. क्या था इसमें? ये जो मच्छर पॉलीमर प्राइवेट लिमिटेड था इन्होंने एप्लीकेशन लगाई थी सेक्शन 9 की, ये रिजेक्ट कर दी थी कि भाई इट इज टाइम बार्ड. तो क्वेश्चन उठता ये है कि वेदर द एक्शन ऑफ एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी to reject the application under section 9 on the ground of barred by limitation is valid till now. ठीक है, तो NCLT decided in favor of the appellant and NCLT directed the adjudicating authority to consider the application under section 9 after notice to the corporate debtor. वो कहता है if the application is complete the adjudicating authority will admit it. On the other hand if there is any defect the appellant may be allowed time. तो देखते हैं क्या हुआ. ये इस केस में जो ओसी था, ये जो मच्छर पॉलीमर प्राइवेट लिमिटेड था ये था ओसी. ठीक है, और इसने कुछ सप्लाई किया था किसको? सबरे हेलमेट्स प्राइवेट लिमिटेड को. ठीक है, सेक्शन 9 की एप्लीकेशन NCLT ने रिजेक्ट कर दी थी कि भाई एप्लीकेशन इज बार्ड बाय लिमिटेशन. ठीक है, अब NCLT ने क्या कहा? NCLT ने कहा कि लिमिटेशन एक्ट इज नॉट एप्लीकेबल फॉर इनिशिएशन ऑफ CIRP. We further hold that the doctrine of limitation and prescription is necessary to be looked into for determining the question whether the application under section 7 or 9 can be entertained after long delay amounting to laches and thereby the person forfeited his claim. So if there is a delay of more than 3 years from the date of cause of action and no laches on the part of the applicant can explain the delay. Where there is a continuing cause of action,
the question of rejecting an application on the ground of delay does not arise. Therefore, if it comes to the notice of the adjudicating authority that the application for initiation of CIRP has been filed after long delay, the adjudicating authority may give opportunity to the applicant to explain the delay within a reasonable period to find out whether there are any latches on the part of the applicant. वो कहता है एप्लीकेशन जब मर्जी आप लगा सकते हो, एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी को ये देखना चाहिए कि एप्लीकेशन अगर लेट लगी तो क्यों लगी, ठीक है। इन्होंने कहा भाई आप इसकी एप्लीकेशन रिजेक्ट करो, मतलब रिजेक्ट नहीं, आप एनसीएलटी को रिमांड बैक कर दिया कि अगर उनको लगेगा एप्लीकेशन कंप्लीट है तो एडमिट कर लेंगे, अगर उनको लगेगा डिफेक्ट है तो एपेलेंट में भी अलाउड टाइम टू रिमूव द डिफेक्ट्स। तो बेसिकली ये है कि विदाउट एप्लीकेशन ऑफ माइंड आप सिर्फ बार बार लिमिटेशन करके आप एप्लीकेशन को रिजेक्ट नहीं कर सकते, ठीक है। ये केस है मच्छर प्राइवेट लिमिटेड, मच्छर पॉलीमर प्राइवेट लिमिटेड वर्सेस सबरे हेलमेट्स प्राइवेट लिमिटेड, एनसीएलटी की जजमेंट है। एक और जजमेंट मैं आपको बताता हूं, ये केस है इंटरनेशनल एसेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनी ऑफ इंडिया लिमिटेड वर्सेस ऑफिशियल लिक्विडेटर ऑफ एल्ड्रिक फार्मास्यूटिकल्स लिमिटेड। ये सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट है। इसमें क्या कहा, इसमें ये कहा कि जो ट्रिब्यूनल था, ट्रिब्यूनल ने एक रिकवरी सर्टिफिकेट इशू कर दिया। हमें मालूम है कि डीआरटी में जब प्रोसीडिंग चलती हैं तो डीआरटी में रिकवरी सर्टिफिकेट इशू किया जाता है अंडर सेक्शन 19 सब सेक्शन 22 ऑफ द आरडीबी एक्ट, ठीक है। उसके बाद में जो रिकवरी ऑफिसर है, अकॉर्डिंगली द रिकवरी ऑफिसर पास नेसेसरी ऑर्डर्स अंडर सेक्शन 28 ऑफ द एक्ट। एन अपील वाज प्रेफर्ड बाय द एग्रीव्ड अगेंस्ट द सेम बिफोर द ट्रिब्यूनल बियॉन्ड द प्रेस्क्राइब्ड पीरियड ऑफ 30 डेज। अब इसके अगेंस्ट में जो अपील की थी वो इन्होंने 30 दिन के बाद अपील की थी, ठीक। Beyond, it was held that section 5 of the limitation act not being applicable to proceedings under section 30 of the act, the delay beyond the prescribed period could not be condoned। तो उन्होंने कहा कि ऐसा नहीं है कि लिमिटेशन एक्ट हर जगह पर लगता है, ठीक है ना। सेक्शन जो 5 ऑफ द लिमिटेशन एक्ट है ये इस सिचुएशन में नहीं लगता, जबकि रिकवरी अफसर ने ऑर्डर पास किए हो उसके अगेंस्ट में, अगर उसके अगेंस्ट में आपको अपील 30 दिन में करनी है तो 30 दिन में ही करनी है। क्वेश्चन क्या था, ए कॉमन क्वेश्चन ऑफ लॉ अराइजेस फॉर कंसिडरेशन इन बोथ अपील्स इज whether section 5 of the limitation act can be invoked to condone the prescribed period of 30 days under section 30 subsection 1 of the RDP act for preferring an appeal before the tribunal against an order of the recovery officer। अगर आप रिकवरी अफसर ने कोई ऑर्डर दिया है उसके अगेंस्ट में अगर आपको अपील करनी है, वहाँ आरडीपी एक्ट में लिखा है 30 दिन के अंदर अपील करनी है, तो 30 दिन के अंदर आपने अपील नहीं की तो सेक्शन 5 जो कंडोनेशन ऑफ डिले वाला है वो इस पर लागू नहीं होता है, ठीक है। तो द एसएससी डिसाइडेड इन फेवर ऑफ द रिस्पोंडेंट दैट इज ऑफिशियल लिक्विडेटर। सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा, सुप्रीम कोर्ट ने कहा द प्रेस्क्राइब्ड पीरियड ऑफ 30 डेज अंडर सेक्शन 30 सबसेक्शन 1 ऑफ द आरडीपी एक्ट for preferring an appeal against the order of recovery officer cannot be condoned by application of section 5 of the limitation act। मतलब ऐसा नहीं है कि जो लिमिटेशन एक्ट का सेक्शन 5 है उसमें सारी टाइप्स के डिले कंडोन हो सकते हैं, तो कुछ डिले ऐसे भी हैं जो कंडोन नहीं हो सकते। जैसे कि एनसीएलटी के ऑर्डर के अगेंस्ट में अगर आपको 30 दिन प्लस 15 दिन मिलते हैं, 45 दिन, मान लो आपके 45 दिन पूरे हो गए तो वो डिले कंडोन नहीं हो सकती, एनसीएलटी खुद भी कंडोन नहीं कर सकता उस चीज को। As he also held that the tribunal did not have any powers to condone the delay made in preferring an appeal against the orders of the recovery officer, ठीक है। तो उन्होंने कहा ये ट्रिब्यूनल को कोई पावर ही नहीं है डिले को कंडोन करने की। केस क्या था इसमें, कि ट्रिब्यूनल इशूड ए रिकवरी सर्टिफिकेट टू रिकवरी ऑफिसर अंडर सेक्शन, अकॉर्डिंगली द रिकवरी ऑफिसर पास नेसेसरी ऑर्डर, तो रिकवरी ऑफिसर ने ऑर्डर पास कर दिया अंडर सेक्शन 28 ऑफ आरडीबी एक्ट। उसके अगेंस्ट में अपील की बिफोर द ट्रिब्यूनल बियॉन्ड द प्रेस्क्राइब्ड पीरियड ऑफ 30 डेज। 30 दिन के अंदर अपील करनी होती है, इसने अपील की 30 दिन के बाद। इसमें ये कहा इट वाज हेल्ड दैट सेक्शन 5 ऑफ द लिमिटेशन एक्ट नॉट बीइंग एप्लीकेबल टू प्रोसीडिंग्स अंडर सेक्शन 30 ऑफ द एक्ट, द डिले बियॉन्ड द प्रेस्क्राइब्ड पीरियड कुड नॉट बी कंडोन्ड, ठीक है। और अपील फाइल्ड बाय द एपेलेंट बिफोर द एससी अगेंस्ट द अफोरसेड ऑर्डर। अब उस ऑर्डर के अगेंस्ट में ये सुप्रीम कोर्ट में जो एपेलेंट था, जो इंटरनेशनल एसेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनी थी, इन्होंने अपील फाइल की, दूसरी तरफ ऑफिशियल लिक्विडेटर था। तो
अब इन्होंने कहा, सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा, सुप्रीम कोर्ट ने कहा सेक्शन 5 क्या बोलता है। सेक्शन 5 ऑफ द लिमिटेशन एक्ट प्रोवाइड्स दैट द अपील और एप्लीकेशन with the exception of order 21 CPC may be admitted after the prescribed period after the applicant satisfies the court that he has sufficient cause for not preferring the application within time. Therefore the prerequisite is the pendency of proceedings before a court. उन्होंने कहा कि भाई अगर कोर्ट के सामने कोई प्रोसीडिंग पेंडिंग है तभी ये सेक्शन 5 लगता है। ये प्रोसीडिंग्स अंडर द एक्ट बीइंग ए स्टैट्यूटरी ट्रिब्यूनल इट कैनॉट बी प्लेस्ड एट par with proceedings before a court. ये जो डीआरटी के सामने प्रोसीडिंग है इसको कोर्ट की प्रोसीडिंग नहीं मान सकते। Therefore the tribunal shall have no powers to condone delay unless specifically conferred by the statute confirming it. या तो उसके एक्ट के अंदर लिखा हो कि डिले कंडोन हो सकती है, डीआरटी एक्ट में ऐसा कुछ लिखा नहीं है तो ये डिले कंडोन नहीं हो सकती। ठीक है, इसमें ये भी कहा, एक और केस का रेफरेंस दिया, सकूरू वर्सेस तानाजी 1985 का केस है सुप्रीम कोर्ट का। इट वाज ऑब्जर्व्ड दैट द प्रोविजंस ऑफ लिमिटेशन एक्ट अप्लाई ओनली टू प्रोसीडिंग्स इन कोर्ट्स एंड नॉट टू अपील्स और एप्लीकेशंस बिफोर बॉडीज अदर देन कोर्ट्स सच एज क्वासी जुडिशियल ट्रिब्यूनल्स और एग्जीक्यूटिव अथॉरिटीज। कई बार क्या होता है कि उस एक्ट के अंदर ही कुछ लिखा होता है, अगर उस एक्ट के अंदर लिखा है कि कंडोन हो सकता है तो कंडोन हो सकता है, अदरवाइज नहीं हो सकता। ठीक है, notwithstanding the fact that such bodies or authorities may be vested with certain specified powers conferred on courts under the code of civil or criminal nature. ठीक है, the collector before whom the appeal was preferred by the appellant under section 90 of the act not being a court, the limitation act as such had no applicability on the proceedings. ठीक है Sir, can you repeat the case, sir? केस कौन सा? Sapura versus सकूरू वर्सेस तानाजी 1985 3 SCC 590 1985 3 सकूरू वर्सेस तानाजी विद इन ब्रैकेट 1985 3 सुप्रीम कोर्ट केसेस 590। ये पूरी साइटेशन है, तो यहां से आपको मिल जाएगा। तो इसमें क्या बोला कि भाई देखो ऐसा है, जब तक उस एक्ट में ना लिखा हो, अगर मान लो ऐसा नहीं कि हर प्रोसीडिंग के पे आप सेक्शन 5 लगा दोगे, ऐसा नहीं है। बट इवन इन सच अ सिचुएशन द रिलेवेंट स्पेशल स्टैट्यूट मे कंटेन एन एक्सप्रेस प्रोविजन conferring on the appellate authority such as the collector the power to extend the period of limitation. ठीक है ना, तो तब लगेगा, अगर वहां पर कुछ नहीं लिखा तो नहीं लगेगा। RDB Act is a special law. The proceedings are before a statutory tribunal. इन्होंने क्या कहा? The appellate tribunal has been conferred the power to condone delay beyond 45 days under section 20 subsection 3 of the Act. Proceedings before the recovery officer are not before a tribunal. Section 24 is limited in its application to proceedings before the tribunal originating under section 19. तो अगर सेक्शन 19 में है, अगर तो सेक्शन 19 की एप्लीकेशन है जो ओरिजिनल एप्लीकेशन लगती है डीआरटी में, उसमें डिले कंडोन हो सकता है। लेकिन अगर रिकवरी वाली स्टेज पे पहुंच गया तो रिकवरी वाली स्टेज पे रिकवरी अफसर को ऐसे कोई पावर नहीं है कंडोन करने की। ठीक है, और केस देखते हैं इसमें। अगला केस इसमें आता है एमडी फ्रोजन फूड्स एक्सपोर्ट्स प्राइवेट लिमिटेड वर्सेस हीरो फिनकॉर्प। ये सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट है। एमडी फ्रोजन फूड्स एक्सपोर्ट्स प्राइवेट लिमिटेड वर्सेस हीरो फिनकॉर्प लिमिटेड, सुप्रीम कोर्ट। इसमें क्या कहा? इसमें ये कहा कि क्या आर्बिट्रेशन प्रोसीडिंग्स और सरफेसी दोनों इकट्ठी चल सकते हैं? क्वेश्चन इसमें ये था। तो वेदर द आर्बिट्रेशन प्रोसीडिंग्स इनिशिएटेड बाय द रिस्पोंडेंट कैन बी कैरिड ऑन अलोंग विद द सरफेसी प्रोसीडिंग। आ सकता सवाल, क्योंकि ये सारे हमारे कोर्ट्स के अंदर है।
तो इसमें क्या बोला, इसमें बोला ये कि whether the arbitration proceedings initiated by the respondent can be carried on along with SURFACE simultaneously, whether resort can be had to section 13 of the SURFACE Act in respect of debts which have arisen out of a loan agreement mortgage created prior to the application of SURFACE Act to the respondent. मतलब कोई ऐसे डेट भी हो सकते हैं जो SURFACE Act आने से पहले, SURFACE Act तो हमारा 2002 में आया था मेरे ख्याल से, है ना, तो उससे पहले अगर कोई लोन एग्रीमेंट्स हैं उनका क्या होगा, ठीक है, तो क्या उनके अगेंस्ट में प्रोसीडिंग चल सकती है आर्बिट्रेशन में. A linked question to question 2, whether the lender can invoke the SURFACE Act provision where its notification as financial institution has been issued after the account became an NPA under section 210 of the said act. अब क्या होता है, SURFACE Act क्या बोलता है, SURFACE Act में बैंक्स या फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन से जा सकते हैं. अब ये जो हीरो फिनकॉर्प था, ये फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन बाद में डिक्लेयर हुआ था, ठीक है, एनपीए अकाउंट डिक्लेयर होने के बाद. SURFACE Act बोलता क्या है, SURFACE Act बोलता है कि कोई भी बैंक या फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन, कोई भी बैंक या फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन क्या करेगा, एक मिनट ये कॉल ले लूं मैं. भाई कई बार क्या होता है कि मान लो ये फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन बाद में बना हो, अगर होता है ना फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन का स्टेटस बाद में मिलता है, ये पहले ही अकाउंट एनपीए, तो अगर कोई ऐसा फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन है जो एनपीए पहले ही हो चुका था, SURFACE Act बाद में आया, तो क्या, और उसकी प्रोसीडिंग चल रही है मान लो आर्बिट्रेशन में, तो क्या आर्बिट्रेशन और SURFACE दोनों में चलेगी, क्या होगा, क्वेश्चन ये है इस केस में, ठीक है. तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि जो रिस्पोंडेंट है ये प्रोसीडिंग SURFACE Act में और आर्बिट्रेशन एक्ट में दोनों में चला सकता है, ठीक है. तो द सुप्रीम कोर्ट डिसाइडेड इन फेवर ऑफ द रिस्पोंडेंट, क्योंकि देखो आर्बिट्रेशन एंड कंसिलिएशन एक्ट भी हमारे कोर्स में है और SURFACE Act भी हमारे सिलेबस में है, दोनों ही हमारे सिलेबस में मेरे हिसाब से. तो appellant borrowed monies for their business against security of immovable properties, ठीक है. ये जो एमडी फ्रोजन फूड था, इन्होंने क्या किया, इन्होंने अपनी इमूवेबल प्रॉपर्टीज दी बाय वे ऑफ इक्विटेबल मॉर्टगेज, ठीक है. इन्होंने टाइटल डॉक्यूमेंट्स अपने जमा करा दिए, ठीक है. 7 प्रॉपर्टीज थी इनकी. फाइनेंशियल डिसिप्लिन वाज नॉट एडेड टू, ठीक है ना, और शुरू से ही, और ये अकाउंट जो है इसका एनपीए हो गया, ठीक है. अब जो लेंडर्स थे, जो हीरो फिनकॉर्प थे, ये चले गए कहां पर, आर्बिट्रेशन क्लॉज में, ठीक है. अब बिफोर दिस रेफरल द SURFACE Act वाज अमेंडेड, और ये जो लेंडर था, जो हीरो फिनकॉर्प था, इसको फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन का स्टेटस मिल गया. जब ये फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन का स्टेटस मिल गया तो ये SURFACE की प्रोसीडिंग भी चला सकता था, पहले नहीं चला सकता था, ठीक है ना. अकॉर्डिंगली इन्होंने क्या किया, 13(2) का डिमांड नोटिस दे दिया. 13(2) का डिमांड नोटिस देके, जबकि आर्बिट्रेशन प्रोसीडिंग्स भी चल रही थी, ठीक है. फर्दर इन द आर्बिट्रेशन प्रोसीडिंग्स लेंडर्स गॉट इंटरिम स्टे. तो म्यूट कर लीजिए अपने को, जहां से भी डिस्टर्बेंस आ रही है. तो अब जब इसको फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन का स्टेटस मिल गया, तो इसने क्या किया, इसने डिमांड नोटिस इशू कर दिया 13(2) का, ठीक है ना. फर्दर इन द आर्बिट्रेशन प्रोसीडिंग्स लेंडर्स गॉट इंटरिम स्टे एंड द appellant was refrained from dealing with mortgage property. तो इसने आर्बिट्रेशन में भी स्टे ले लिया. Appellant challenged the notices issued under SURFACE before the High Court.
तो हाई कोर्ट में जो एपेलेट था, जो एमडी फ्रोजन फूड था, इसने चैलेंज किया, देखो जी मेरे को तो दोबारा मार कर रहे हैं, आर्बिट्रेशन में भी स्टे ले लिया और सरफेसी का भी नोटिस दे रहे हैं, तो ये दोनों प्रोसीडिंग तो नहीं चलनी चाहिए। तो हाई कोर्ट ने इनकी पिटीशन को डिसमिस कर दिया। ठीक है, अब अल्टीमेटली ये जो एपेलेट थे, जो एमडी फ्रोजन फूड थे, ये पहुंच गए सुप्रीम कोर्ट में। तो सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा, क्वेश्चन ये था कि भैया ये जो है सरफेसी भी चल सकता है क्या। सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा कि इस केस में सिर्फ एक ही ट्विस्ट है। क्या ट्विस्ट है कि भाई हमें ये तो पता ही है कि आरडीबी और आर्बिट्रेशन की प्रोसीडिंग चल सकती है। इंस्टेड ऑफ रिकवरी प्रोसेस अंडर द आरडीडीबी एक्ट वी आर कंसर्न्ड विद एन आर्बिट्रेशन प्रोसेस। भाई हमें पता है आरडीबी और सरफेसी दोनों चल सकते हैं, ठीक है ना। भाई आरडीडीबी एक्ट में भी रिकवरी कौन कर सकता है, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन और बैंक। सरफेसी में भी फर्क क्या है, उसमें अनसिक्योर्ड जाते हैं, उसमें सिक्योर्ड जाते हैं। तो कह रहा है कि इसमें इस केस में ट्विस्ट क्या है कि भाई सरफेसी और आर्बिट्रेशन प्रोसीडिंग चलनी है, दोनों चल सकती है साथ में। तो इट इज राइट दैट इज ओवरयूज्ड टू से दैट आर्बिट्रेशन इज एन अल्टरनेटिव टू द सिविल प्रोसीडिंग्स। ठीक है, in fact when a question was raised as to whether the matters which came within the scope and jurisdiction of the DRT could still be referred to arbitration when both parties have incorporated such a clause, the answer was given in the affirmative. तो उन्होंने कहा भाई अगर DRT में प्रोसीडिंग चल रही हो तो आप आर्बिट्रेशन में भी तो जा सकते हो ना, तो ऐसे जब सरफेसी में भी जा सकते हो। This that being the position, the appellant can hardly be permitted to contend that the initiation of arbitration proceedings would any matter prejudice their rights to seek relief under the SURFACI Act. ठीक है, तो उन्होंने कहा भाई सरफेसी और आर्बिट्रेशन दोनों साथ साथ में चल सकते हैं। क्या कहते हैं, वो कहते हैं कि जो आर्बिट्रेशन इज एन अल्टरनेटिव टू द आरडीडीबी एक्ट। ठीक है भाई, सरफेसी वाली प्रोसीडिंग कहां चलती है, आरडीडीबी में, डीआरटी में, ठीक है ना। तो वी आर unequivocally clear of the view that surfacing proceedings and arbitration proceedings can go hand in hand. तो इस केस में इस तरह से केस स्टडी बना सकता है कि भाई एक कंपनी थी, फाइनेंशियल सर्विस प्रोवाइडर था, उसने किसी पार्टी को लोन दिया, वहां उसमें आर्बिट्रेशन क्लॉज थी, तो उसने आर्बिट्रेशन क्लॉज इन्वोक कर ली है। और बाद में क्या हुआ, ये जो फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन, इसको फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन का स्टेटस मिल गया फाइनेंशियल सर्विस प्रोवाइडर का, इसने बाद में सरफेसी का भी नोटिस इश्यू कर दिया। तो क्या सरफेसी का नोटिस इश्यू कर सकता है, नहीं कर सकता, ऐसे करके क्वेश्चन बना सकता। और आगे देखते हैं। एक मेरा क्वेश्चन था जी। हाँ जी, हाँ जी। सपोज इस केस में क्या हुआ है कि जो फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन का स्टेटस मिला है बाद में मिला, हाँ। अगर इसके फ्लिप साइड में जाए तो अगर नोटिस देने के बाद उसका फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन का स्टेटस कैंसिल हो जाए, देन सर जी ऐसा है, स्टेटस कैंसिल हो जाए मतलब नहीं, पहले तो फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट था, फिर उसने नोटिस दे दिया सरफेसाई में अपने लेंडर को, अपने बोरोवर को, उसके बाद उसका फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन का स्टेटस कैंसिल हो गया, देन देखो ऐसा है, आप डीआरटी में तो जा ही सकते हो। देखो आरडीडीबी एक्ट और सरफेसी में फर्क क्या है, सरफेसी में सिर्फ सिक्योर्ड लोन वाले जा सकते हैं, इसमें अनसिक्योर्ड वाले भी जा सकते हैं। दोनों में फर्क इतना ही, और कुछ फर्क नहीं है। दोनों की एप्लीकेशन डीआरटी में लगती है। तो अगर वो फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन नहीं रहेगा, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन तो उसमें जा ही सकता है ना, डीआरटी में तो जा ही सकता हो। बात तो ये है कि ये पहले फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन नहीं था, तो इसलिए इसने आर्बिट्रेशन में गया था, बाद में इसको स्टेटस मिल गया तो इसने 13(2) का नोटिस दे दिया सरफेसी में। ठीक है, तो सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा कि भैया आर्बिट्रेशन और आरडीबी एक्ट भी तो साथ साथ चलते हैं, जब ये चलते हैं तो सरफेसी भी चल जाएगा साथ में। बात ये थी। अगला है इनोवेटिव वाला, तो खैर इतना कोई इंपॉर्टेंट नहीं है, इनोवेटिव तो बहुत बार पढ़ा हुआ है, बहुत नहीं। जो नहीं पढ़े हुए ना वो मैं बताता हूँ। सुरेंद्र ट्रेडिंग भी पढ़ाई हुआ। आपके लिए मैं बहुत बहुत किताबें खरीदता हूँ, खरीद के लाता हूँ, उनको पढ़ता हूँ। जितनी किताबें मुझे मिलती है ना मैं सब खरीद लेता हूँ, कुछ ना कुछ तो मिलेगा। सर अभी किस किताब से बोल रहे सर? हाँ, ये किताब है, ये सीएस का मैनुअल है, मल्टी डिसिप्लिनरी केस स्टडीज। ये सीएस प्रोफेशनल
मैं रिकॉर्डिंग बंद कर देता हूँ 1 मिनट के लिए। फोटो दिख हाँ ठीक है, तो इस केस में क्या हुआ था, ये केस है चुन्नू फैशंस एंड अदर्स वर्सेस एडलवाइस एसेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनी। इस केस में हुआ क्या था, इस केस में हुआ ये कि जो बोरोवर था, बोरोवर ने अपील फाइल की अगेंस्ट द अटैचमेंट ऑर्डर ऑफ द सिक्योर्ड क्रेडिटर बिफोर द DRAT। ठीक है, कि भाई इसको जो है अटैचमेंट ऑर्डर मिल गया था सिक्योर्ड क्रेडिटर को, तो जो बोरोवर था इसने अपील फाइल कर दी बिफोर, क्योंकि DRT से ऑर्डर मिलता है, तो DRT के ऑर्डर के अगेंस्ट में अपील होती है DRAT में, तो इसने DRAT में अपील फाइल कर दी। ठीक है, तो DRAT ने कहा कि भाई आप 25% जमा करा दो बिफोर फाइलिंग दी अपील। ठीक है, नॉर्मली होता ही है। तो DRAT dismissed the appeal against an order of the DRT under section 17 on the ground of non-compliance of direction issued to the petitioner for pre-deposit of 25% of the disputed amount under appeal। क्या होता है कि नॉर्मली तो 50% जमा कराना होता है, लेकिन वो कहते हैं भाई आप मिनिमम 25% जमा करा दो। इसने क्या किया, इसने 25% भी नहीं जमा कराया। इसने क्या कहा, हाँ इसमें ये कहा, इसने क्या प्ली लिया, इसने प्ली लिया the appellant tribunal may for reasons to be recorded in writing waive or reduce the amount to be deposited under the said section। ठीक है, तो section 18 of the SURFACE Act does not permit full waiver। ठीक है, तो यहां पर full waiver allowed नहीं है। वो कहते हैं कि भैया आप इसने कहा 25% जमा करा दो, इसने क्या किया 25% भी जमा नहीं कराया और अपील फाइल कर दी विदाउट डिपॉजिटिंग दी प्री डिपॉजिट। तो क्वेश्चन ये था DRAT ये डिसमिस्ड द अपील ऑन द ग्राउंड, तो फोन वाले बड़ा डिस्टर्ब करते हैं। तो DRAT directed the appellant to deposit 25%। DRAT dismissed an appeal against an order of the DRT under section 17 of the SURFACE Act on the ground of non-compliance of direction। ठीक है, तो DRAT dismissed the appeal on the ground of appellant failed to deposit। ठीक है, इसमें हुआ क्या, तो सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा, सुप्रीम कोर्ट हेल्ड दैट द कंडीशन ऑफ प्री डिपॉजिट बीइंग मैंडेटरी कंप्लीट वेवर ऑफ प्री डिपॉजिट इज बियॉन्ड द प्रोविजंस ऑफ द एक्ट। तो उन्होंने कहा कंप्लीट वेवर नहीं मिल सकता, 25% तो कम से कम जमा कराना ही पड़ेगा। द लर्नेड DRAT हैज रिड्यूस्ड द रिक्वायर्ड प्री डिपॉजिट ऑफ 25% which is the minimum amount required to be deposited in view of the third proviso to section 18। नॉर्मली क्या होता है 50% जमा कराना होता है, लेकिन आप 25% तक उसको रिड्यूस कर सकते हो। किसी ने कुछ भी नहीं जमा करवाया और ये फिर अपील में पहुंच गया, तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा भाई ऐसा नहीं, DRAT जो है मतलब उससे कम नहीं कर सकता, ऐसा नहीं हो सकता कि वो उसको वैसे ही एंटरटेन कर ले विदाउट डिपॉजिट। ठीक है, in the given case the borrower filed appeal against the attachment order of the secured creditor before the DRAT। accordingly the DRAT directed the appellant to deposit 25% before filing the appeal। तो DRAT ने उसकी अपील डिसमिस कर दी कि भैया इसने जमा ही नहीं कराया 25% भी। ठीक है, और इसने रिट पिटीशन फाइल कर दी बिफोर दिल्ली हाई कोर्ट अगेंस्ट द DRAT ऑर्डर। ये दिल्ली हाई कोर्ट का केस है। तो अंडर सेक्शन, क्योंकि इसमें क्या होता है जब आप ये DRT वाला जो सरफेसी एक्ट पढ़ोगे, तो सरफेसी एक्ट में क्या लिखा है कि भैया अगर आपको DRT के ऑर्डर के अगेंस्ट में अपील फाइल करनी है तो आपको 50% तक जमा कराना है, या कम से कम आप 75% तक मतलब 25% मिनिमम जमा करा सकते हो। क्या लिखा है सेक्शन 21 ऑफ द Debt Recovery Act, an appeal is not to be entertained by the appellate tribunal unless the person preferring the appeal has deposited 75% of the amount of the debt due from him as determined by the tribunal। In terms of the proviso, the appellate tribunal may, for reasons to be recorded in writing, waive or reduce the amount to be deposited under the said section। ठीक है, unlike section 18 of the 1993 Debt Recovery Act, section 18 of the SURFACE Act does not permit full waiver। ठीक है, तो सेक्शन 29 में, सेक्शन 19 में तो वेवर भी है कि इट में रिड्यूस वेव और रिड्यूस द अमाउंट, लेकिन सेक्शन जो 18 है, सेक्शन 18 में क्या बोलता है कि इट डज नॉट परमिट कंप्लीट वेवर। वो कहता है कि मिनिमम आपको 25 तो जमा कराना ही पड़ेगा।
एक और केस का भी रेफरेंस दिया, नारायण चंद्रा घोष वर्सेस यूको बैंक। द सुप्रीम कोर्ट हेल्ड दैट द कंडीशन ऑफ प्री डिपॉजिट फॉर एंटरटेनमेंट ऑफ एन अपील बीइंग मैंडेटरी under section 18 of the SURFACE Act, an appeal cannot be entertained unless the condition precedent of deposit is fulfilled. तो सुप्रीम कोर्ट ने ये एडलवाइस के फेवर में आंसर दिया कि ये मैंडेटरी है, कंप्लीट वेवर जो है इट इज बियॉन्ड द प्रोविजन। इन्होंने 25% पहले ही कर दिया, मिनिमम है, आपने ये भी नहीं जमा कराया तो आपको कोई रिलीफ नहीं मिलेगा। और केस देख ले एक आध, क्योंकि इस बुक में ना मुझे कुछ अच्छे केस मिले जो केस नहीं पढ़े हुए थे, तो इसीलिए मैं पहले तो मैं सोच रहा था इसको सारे को बना दूं, लेकिन मुझे टाइम नहीं मिल पाया पूरा इसको पीपीटी बनाने का, तो इसलिए मैं कहा चलो किताब से पढ़ देते हैं। कुछ 2-4 केस मैंने बनाए, बट अगर आपको ये किताब मिले तो आप ये किताब ले सकते हो, और नहीं तो मैं भी आपको शेयर तो कर ही रहा हूँ, सारी इंपॉर्टेंट बातें तो मैं आपको बता ही दूंगा देख कर। मैं तो एक और भी किताब खरीद दी थी, उसमें कुछ भी नहीं मिला। कई बार ऐसा होता है आप किताब पूरी खरीद लेते हो, कुछ भी नहीं होता उसके अंदर। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया वर्सेस संतोष गुप्ता एंड अनदर, इसमें क्या कहा, इसमें ये भी एक इंटरेस्टिंग केस है। इसमें ये आया कि जो सरफेस एक्ट है क्या स्टेट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर पर एप्लीकेबल है, क्योंकि हमें मालूम ही है कि भाई जम्मू एंड कश्मीर वाले तो अपने आप को अलग ही समझते हैं। तो उन्होंने कहा भाई देखो ऐसा, जम्मू एंड कश्मीर भी इंटेग्रल पार्ट ऑफ इंडिया है, और हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो जम्मू कश्मीर पर भी अप्लाई होता है, ऐसा नहीं कि जम्मू कश्मीर कुछ अलग है, ठीक है ना। क्योंकि जो J&K हाई कोर्ट था उसने इसमें कुछ अलग जजमेंट दिया था, लेकिन सुप्रीम कोर्ट का केस है ये स्टेट बैंक ऑफ इंडिया वर्सेस संतोष गुप्ता एंड अनदर, सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट है। तो क्वेश्चन क्या था, इसमें 2 क्वेश्चन आए सुप्रीम कोर्ट के सामने कि जो सरफेसी एक्ट के क्या प्रोविजन जो है वेदर दे आर एप्लीकेबल टू द स्टेट ऑफ J&K, और दूसरा वेदर कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया इज सुपीरियर टू द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ J&K, क्योंकि वहां का अलग कॉन्स्टिट्यूशन है, ठीक है ना। तो क्या वहां का जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो क्या सुपीरियर है टू द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ, क्वेश्चन ये था। तो यहाँ पर जो हाई कोर्ट, जो जम्मू एंड कश्मीर हाई कोर्ट की जजमेंट थी, सुप्रीम कोर्ट सेट इट असाइड और ये कहा कि जो नोटिसेस इशूड बाय द बैंक्स इन टर्म्स ऑफ सेक्शन 13 एंड अदर कोर्सिव मेथड्स आर वैलिड एंड कैन बी प्रोसीडेड विद फर्दर। तो उन्होंने कहा भाई जम्मू एंड कश्मीर पे तो ये लागू ही नहीं होता, हाई कोर्ट ने ये कहा था। उन्होंने कहा, सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा, सुप्रीम कोर्ट ने कहा भाई पिथ एंड सब्सटेंस देखो, पिथ एंड सब्सटेंस ये है कि सरफेसी एक्ट जो है इट डज नॉट डील विद ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी। भाई वहां पर क्या है, प्रॉपर्टी में कुछ रिस्ट्रिक्शन थी जम्मू एंड कश्मीर में, 370 आने के बाद तो वो भी कहानी खत्म हो गई। 370 आने से पहले ये है कि भाई प्रॉपर्टी की कुछ रिस्ट्रिक्शन थी कि कौन वहां प्रॉपर्टी खरीद सकता है कौन नहीं। उन्होंने कहा ये सरफेसी एक्ट जो है ये कोई प्रॉपर्टी का एक्ट नहीं है, ठीक है ना। In fact, insofar as banks and financial institutions are concerned, it deals with recovery of debts owing to such banks and financial institutions and certain measures which can be taken outside of the court process to enforce such recovery. तो उन्होंने कहा सरफेसी एक्ट है क्या, बेसिकली सरफेसी एक्ट तो बैंकर्स के हाथ में एक टूल है कि भाई कोर्ट जाए बिना आप कैसे रिकवरी कर सकते हो, ये है बेसिकली। ये कोई प्रॉपर्टी का एक्ट नहीं है, इट इज नॉट एन एक्ट व्हिच डील्स विद ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी। So under section 13(4) of the act, banks can take over the management of the business and appoint any person as manager to manage secured assets, the possession of which has been taken over by the secured creditor. तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि भाई ऐसा भी है कि हमें पूरा ही एक्ट देखना पड़ेगा, ऐसा नहीं कि हम एक्ट को पार्ट्स में देखें, ठीक है। उन्होंने ये भी कहा सुप्रीम कोर्ट ने, द स्टेट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर हैज नो वेस्टेज ऑफ सॉवरेनिटी आउटसाइड द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया एंड इट्स ओन कॉन्स्टिट्यूशन व्हिच इज सबऑर्डिनेट टू द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। इट इज नेसेसरी टू reiterate that section 3 of the constitution of Jammu and Kashmir, which was framed by a constituent assembly elected on the basis of universal adult franchise, makes a ringing declaration that the state of Jammu and Kashmir is and shall be an integral part of the Union of India. उन्होंने कहा कि जम्मू एंड कश्मीर के कॉन्स्टिट्यूशन में भी ये लिखा है कि the state of Jammu and Kashmir is and shall be an integral part of the Union of India, ठीक है। तो बेसिकली ये है
वह जम्मू एंड कश्मीर पर भी ये लागू होता है। और दूसरी बात ये कि जो सरफेसी एक्ट है कोई ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी से रिलेटेड नहीं है। विथ एंड सब्सटेंस ऑफ दिस इज नॉट ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी। और केस देखते हैं। और बाकी तो ऐसा होता है ना, किताबों में भी थोड़ा थोड़ा लिखा होता है, जब आप पूरी जजमेंट देखोगे ना तो आपको और भी चीजें इसमें मिल जाएगी, लेकिन इन सिचुएशंस पर वो बना सकता है, क्योंकि देखो सरफेसी एक्ट तो इस टाइप से बनाएगा। एक और केस देखते हैं, ये भी इंपॉर्टेंट चीज है। यूको बैंक एंड अदर वर्सेस दीपक डेबेरामा एंड अदर, सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट है। इस केस में क्या हुआ, कई बार क्या होता है कि कई जगह पर यह है कि अगर आप शेड्यूल ट्राइब से कोई प्रॉपर्टी खरीदते हो तो शेड्यूल ट्राइब को ही बेचनी, ये भी होता है कई जगह पर, ठीक है ना। इस केस में क्या था, ये था कि यूको बैंक बाय सेल नोटिफिकेशन अंडर सरफेसी एक्ट सोल्ड द लैंड बाय ऑक्शन टू द परचेजर हु इज नॉट ए मेंबर ऑफ द शेड्यूल ट्राइब। तो त्रिपुरा लैंड रेवेन्यू रिफॉर्म्स एक्ट है, वहां पर वो क्या कहते हैं कि बैंक जो है वो अपनी प्रॉपर्टी किसी शेड्यूल ट्राइब को बेचेगा, ठीक है। By virtue of section 187 of the Tripura Land Revenue and Land Reform Act, it is mandatory for the bank to sell such property to scheduled tribe only. ठीक है। The respondent who are members of scheduled tribe of the state of Tripura, they filed a petition before Guwahati High Court. इन्होंने क्या कहा, तो Guwahati High Court decided in the favor of the respondent and passed the impugned order on the ground that Tripura Act of 1960 being included in the 9th schedule to the constitution, therefore the enjoying the protection of section 31B of the constitution would prevail over the surface act. तो उन्होंने कहा भाई ये 1960 का एक्ट है, ये जो त्रिपुरा एक्ट है, सरफेस एक्ट है 2002 का, तो जो त्रिपुरा एक्ट है इट विल प्रिवेल, और आप किसी शेड्यूल ट्राइब के अलावा किसी को प्रॉपर्टी नहीं बेच सकते। बैंक ने तो प्रॉपर्टी एक्वायर की है, उसने पब्लिक ऑक्शन की है, अब वो पब्लिक ऑक्शन में किसको बेच सकता है किसको नहीं बेच सकता, ये क्वेश्चन है सरफेस एक्ट में। अकॉर्डिंगली द गुवाहाटी हाई कोर्ट इनवैलिडेट द सेल, जो सेल हुई थी उसको, क्योंकि ऑक्शन में उन्होंने क्या किया था, यूको बैंक ने प्रॉपर्टी किसी नॉन शेड्यूल ट्राइब को बेच दी थी। तो गुवाहाटी हाई कोर्ट ने ये कहा कि भाई जो त्रिपुरा एक्ट यहाँ पर तो लागू होता है, तो सरफेस एक्ट जो लागू नहीं होगा, त्रिपुरा लैंड एक्ट लागू होगा। अब ये मामला चला गया सुप्रीम कोर्ट में। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि भैया ऐसा है कि ये जो डोमिनेंट लेजिस्लेशन है, जो सरफेसी एक्ट है, ये पार्लियामेंट्री लेजिस्लेशन है। द प्रोविजंस ऑफ त्रिपुरा एक्ट प्रो टैंटो वुड बी इनवैलिड, ठीक है। इट इज आल्सो द प्रोविजंस ऑफ द एक्ट ऑफ 2002 which do not contain embargo on the category of persons to whom the, और इनका सरफेसी एक्ट में तो ऐसा कुछ नहीं लिखा। सरफेसी एक्ट में तो ये है प्रॉपर्टी एक्वायर करके जिसको मर्जी बेचो, ठीक है ना, for realization of its dues that will prevail over the provisions contained in section 187 of the Tripura Act। तो त्रिपुरा एक्ट क्या है, वो स्टेट लेजिस्लेशन है, ये सेंट्रल लेजिस्लेशन है, और सरफेसी एक्ट में ऐसा कुछ लिखा नहीं है कि किसी को बेच सकते हो किसी को नहीं बेच सकते। तो त्रिपुरा एक्ट विल नॉट प्रिवेल ओवर सरफेसी, मतलब इसको ऐसे जनरल भी बना सकता है। कोई भी स्टेट एक्ट जो है, स्टेट एक्ट भी अगर लैंड मैटर्स की कोई बात करता हो तो इट विल नॉट प्रिवेल, और इन्होंने जो गुवाहाटी हाई कोर्ट की जजमेंट को रिवर्स कर दिया। अकॉर्डिंगली इन्होंने कहा जो ऑक्शन की है यूको बैंक ने, ये जो है नॉट मेंबर, ये जो है ये वैलिड है, ठीक है। कई केसेस पे जो हम लोग पढ़ रहे थे उसमें ये लिखा हुआ, बल्कि जैसे आपने अभी कहा ना, तो उसमें ये लिखा जो लेटर लेजिस्लेशन है, तो ओवर द अर्लियर लेजिस्लेशन, अगर उसके अंदर उसको कोई इस तरह का क्लॉज नहीं है जो कि कॉन्फ्लिक्ट करता हो, तो लेटर लेजिस्लेशन दैट विल प्रिवेल ओवर द अर्लियर। वो तो बात ठीक है, लेकिन पता क्या जी, इसमें लैंड का मैटर था ना, लैंड जो है वो स्टेट सब्जेक्ट है, जैसे एजुकेशन है वो स्टेट सब्जेक्ट है। पर बात ये है, उन्होंने कहा भाई लैंड की बात नहीं है, ये तो ये सरफेसी एक्ट में ऐसा कुछ लिखा ही नहीं है, लिखा ही नहीं। यस सर, इसीलिए। हाँ, और वो सेंट्रल लेजिस्लेशन है, वो स्टेट लेजिस्लेशन है। यस सर। तो सरफेसी की कुछ मुझे बढ़िया जजमेंट इसमें नजर आई, इसलिए मैं कहा चलो इसको देखते हैं। एक और देखते हैं, ये भी बढ़िया है, एक्सिस बैंक वर्सेस एसबीएस ऑर्गेनिक्स प्राइवेट लिमिटेड, ये सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट है। इसमें क्या हुआ, एक्सिस बैंक वर्सेस एसबीएस ऑर्गेनिक्स प्राइवेट लिमिटेड, सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट है। क्वेश्चन क्या आया, क्वेश्चन ये आया कि ये जो फर्स्ट जो एसबीएस ऑर्गेनिक्स था, ये
DRAT में गए अंडर सेक्शन 18 ऑफ द सरफेसी एक्ट। ठीक है, ये जो फर्स्ट रिस्पोंडेंट था इन्होंने 50 लाख रुपए की डिपॉजिट करा दी DRAT के पास। ठीक है, ड्यूरिंग द पेंडेंसी ऑफ द अपील, जब इसके DRAT के पास अपील पेंडिंग थी, securitization application itself came to be finally disposed of before the DRT setting aside the sale। ठीक है, तो वो सेल ही सेट असाइड हो गई। ठीक है, सिक्योरिटाइजेशन एप्लीकेशन जो लगाई थी इट फाइनली केम टू बी डिस्पोज्ड ऑफ। तो त्रिलोक अरोड़ा जी बताएंगे क्या होती है जी सिक्योरिटाइजेशन एप्लीकेशन। तो फर्स्ट रिस्पोंडेंट रियलाइजिंग दैट द अपील डिड नॉट सर्वाइव, therefore the first respondent sought permission to withdraw the same। इन्होंने कहा भाई देखो ऐसा है, जब सिक्योरिटाइजेशन एप्लीकेशन डिस्पोज ऑफ हो गई है तो आप मेरे जो 50 लाख रुपए हैं ये वापस दे दो। ठीक है ना। However, the permission was granted, making it subject to the disposal of the appeal। Gujarat High Court disposed of the order, disposed of by order setting aside the said condition and permitting the first respondent herein to withdraw the amount unconditionally। तो क्वेश्चन क्या आया? क्वेश्चन ये आया कि द एपेलेंट चैलेंज द ऑर्डर ऑफ गुजरात हाई कोर्ट बिफोर द सुप्रीम कोर्ट। ये जो एक्सिस बैंक था, एक्सिस बैंक ने गुजरात हाई कोर्ट का ऑर्डर चैलेंज कर दिया। क्या कहा कि भाई ये जो SBS ऑर्गेनिक्स है ये अपनी प्री डिपॉजिट जो है उसको विड्रॉ नहीं कर सकता। तो यार बड़ी मुश्किल से तो मुझे 50 लाख रुपए मिले हैं, ये 50 लाख भी विड्रॉ कर रहा है। ठीक है ना। तो वेदर द रिस्पोंडेंट नंबर 1 इज एलिजिबल टू क्लेम रिफंड ऑफ द अफोरसेड प्री डिपॉजिट, क्वेश्चन ये था। तो सुप्रीम कोर्ट ने वो जो SBS ऑर्गेनिक्स थी इसके फेवर में डिसीजन दिया। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि जो डिपॉजिट मेड बाय द फर्स्ट रिस्पोंडेंट इज लायबल टू बी रिटर्न्ड टू द फर्स्ट रिस्पोंडेंट अनकंडीशनली। ये जो रिस्पोंडेंट था, जो SBS ऑर्गेनिक्स था, ये क्या था? बोरोवर था। And aggrieved with the steps taken by the Axis Bank, it accordingly filed securitization application before the DRT। इसने securitization application लगाई before DRT। ठीक है, तो पहले इनिशियली तो interim relief grant हो गया था। ठीक है ना। Therefore the first respondent moved the DRT under section 18 of the SURFACE Act। In terms of the proviso under section 18, the first respondent made a deposit of rupees 50 lakhs before the DRAT। ठीक है। अब जब ये अपील पेंडिंग थी इसकी SBS वाले की, तो जो सिक्योरिटाइजेशन एप्लीकेशन थी, सिक्योरिटाइजेशन एप्लीकेशन केम टू बी फाइनली डिस्पोज्ड ऑफ बिफोर द DRT सेटिंग असाइड द सेल। तो उन्होंने सेल को ही सेट असाइड कर दिया। ठीक है। तो फर्स्ट रिस्पोंडेंट जब इसको SBS को पता चला कि भाई अपील ही डिड नॉट सर्वाइव, तो इन्होंने कहा कि भैया जब सेल ही सेट असाइड हो गई तो मेरे 50 लाख रुपए दे दो। ठीक है। इट रिक्वेस्टेड फॉर रिफंड ऑफ द डिपॉजिट ऑफ 50 lakhs। हाउ द परमिशन वाज ग्रांटेड मेकिंग इट सब्जेक्ट टू द डिस्पोजल ऑफ द अपील। लेकिन इन्होंने ये कहा कि भैया ये जो है आ रहा हूं थोड़ी देर में अभी ऑफिस में। तो इन्होंने क्या कहा? इन्होंने कहा कि भैया जब अपील डिसाइड हो जाएगी तब दे देंगे। तो फर्स्ट रिस्पोंडेंट फाइल्ड अपील अगेंस्ट DRAT बिफोर गुजरात हाई कोर्ट। ठीक है। एग्रीड बाय द ऑब्जर्वेशन दैट द विड्रॉल वुड बी सब्जेक्ट टू द रिजल्ट ऑफ द अपील। तो गुजरात हाई कोर्ट ने क्या कहा? गुजरात हाई कोर्ट ने कहा भाई ऐसा नहीं है, DRAT का ऑर्डर गलत है और आप अमाउंट विड्रॉ कर सकते हो। जब सेल ही सेट असाइड हो गई तो जो आपने अमाउंट डिपॉजिट कर रखा है वो तो विड्रॉ हो ही सकता है ना। तो उन्होंने कहा भाई अनकंडीशनल विड्रॉल अलाउड है। अब ये बंदा जो बैंक वाला था, बैंक चला गया सुप्रीम कोर्ट में। ठीक है। क्वेश्चन क्या है इसमें? यो इसके प्रोविजंस हैं ये सरफेसी एक्ट के, वो क्या कहते हैं कि एनी पर्सन एग्रीव्ड बाय द ऑर्डर ऑफ द DRT अंडर सेक्शन 18 ऑफ द सरफेसी एक्ट is entitled to prefer an appeal before DRAT along with the prescribed fee within the permitted period of 30 days। ठीक है। और अपील कब होती है? अगर आप 50% जमा करवा दो। ठीक है। The borrower deposits 50% of the amount in terms of the order passed by the DRT or 50% of the amount due from the borrower। The appellant tribunal may reduce the amount to 25%। सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा?
सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा कि द फर्स्ट रिस्पोंडेंट जो एसबीएस है, इट हैड इन फैक्ट सॉट विड्रॉल ऑफ द अपील since the appellant had already proceeded against the secured assets by the time the appeal came for consideration on merit. तो जब तक अपील की सुनवाई होनी थी तब तक जो है ये ऑलरेडी बैंक ने क्या किया था, बैंक ऑलरेडी प्रोसीड कर चुका था अगेंस्ट द सिक्योर्ड एसेट्स, ठीक है। तो देयर इज नाइदर एनी ऑर्डर ऑफ एप्रोप्रिएशन ड्यूरिंग द पेंडेंसी ऑफ द अपील नॉर एनी अटैचमेंट ऑन द प्री डिपॉजिट। तो जो डिपॉजिट है बाय द फर्स्ट रिस्पोंडेंट इज लायबल टू बी रिटर्न्ड। तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि डिपॉजिट मेड बाय द फर्स्ट रिस्पोंडेंट इज लायबल टू बी रिटर्न्ड टू द फर्स्ट रिस्पोंडेंट अनकंडीशनली। तो मतलब अगर सेल सेट असाइड हो जाए तो जो प्री डिपॉजिट दे रखा है उसको विड्रॉ किया जा सकता है, चाहे वो सेल के अगेंस्ट में अपील क्यों ना पेंडिंग। क्वेश्चन ये है। बस आज की कथा यही। सेल क्यों सर सेट असाइड हुई उसके बारे में कुछ दिया है? सेल सेट असाइड क्यों हुई थी? ऐसा सेल सेट असाइड के बारे में एक्सिस बैंक वर्सेस एसबीएस ऑर्गेनिक्स प्राइवेट लिमिटेड का केस है सुप्रीम कोर्ट का, तो इसको एक बार वहां से स्टडी कर सकते हैं, डिटेल में स्टडी करके और वो देख सकते हैं। तो इसका मतलब कोई प्रोसीजरल लैप्स हो सकता है इसका मतलब कोई भी? हाँ बट बात ये ना, सेल तो सेट असाइड हुई लेकिन मामला चला गया अपील में। इन्होंने कहा जब तक अपील डिसाइड नहीं होती तुम्हारा जो डिपॉजिट है ये हम वापस नहीं देंगे। उसने कहा भैया जब सेल ही सेट असाइड हो गई तो मेरा प्री डिपॉजिट तो वापस दे दो। तो कुछ नहीं, बेसिक फैक्ट ही खत्म हो गया जिसके ऊपर अपील डाली थी उसने। हाँ। उन्होंने कहा नहीं जी जब तक अपील डिसाइड नहीं होती तब तक हम नहीं देंगे, एक्सिस बैंक ने ये बोला। ठीक है जी, तो आज की कथा यहीं समाप्त करते हैं, है ना? यस सर।